Welcome to Yogi Ram Podcast. We are honored to have Pawan Rawaji, an esteemed lawyer and psychological counselor, known for his innovative approach to family and marriage conflict resolution. He combines legal expertise with psychological support to provide comprehensive solution. With extensive experience in justice and mental health, Pawan G develops programs and resources to enhance counseling awareness across India, focusing on mental well-being, parent-child relationship, and values-based education to build a डेवलप्ड इंडिया थ्रू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आज सर से हम बात करने वाले हैं वैवाहिक संबंधों, पारिवारिक रिश्तों, सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में। वेरी वार्म वेलकम सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है बहुत अहम, परिवार और शादी के बारे में। इसी टॉपिक से मैं सर पहला सवाल पूछना चाहूंगा वैवाहिक संबंधों के बारे में। सर, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, सो इसमें हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में बहुत बार दूरियां आ जाती हैं, तो सर इनका क्या कारण है? और सर इसके बारे में सर प्लीज बताइए। भागदौड़ का जीवन और हमारी दिनचर्या, हो सकता है कि हमारी जो दिनचर्या है वो इतनी प्रभावित है, खास करके शादी के बाद, क्योंकि जब कोई सोच बनती है किसी चीज को लेकर के तो उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक लड़का जिसकी शादी नहीं हो रखी होती, वो शायद हम उसे आवारा भी बोलते हैं, लोफर भी बोलते हैं, अनेकों ऐसे नाम दिए जाते हैं शादी से पहले। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है तो ज्यादातर चाहे लड़का हो चाहे बुजुर्ग हो, हमारा समाज हो, वो उस लड़के से ये उम्मीद करता है कि अब वो एक सभ्य नागरिक होगा, देखने को मिलेगा। या फिर शादी के बाद जो जिम्मेदारी का एहसास जो समाज दिलाता है, या मैं ये कहूँ कि शादी के बाद ज्यादातर बच्चों को अलग थलग भी कर दिया जाता है और को जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाने के लिए ऐसा कुछ वातावरण बनाया जाता है जिसकी वजह से शादी के बाद एक लड़का या एक लड़की जो कि जिनके पास कोई अनुभव ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये एक पहला अनुभव होता है शादी, और ये ऐसे समय में ही हमारे आसपास के लोग हमें दूर कर देते हैं। शायद हो सकता है कि एक उम्र में जब शादी होती है तो वो दोनों ही दुनिया से दूर हो जाते या अपने परिवार से अलग हो जाते। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने युवा जोड़े और बुजुर्ग माँ बाप के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि शादी के बाद दो युवा जोड़ों के साथ और बुजुर्गों के साथ देखा जाता है, जिसे जाने अनजाने हम गलतियों के हिसाब से देखते हैं या किसी दोस्त के हिसाब से देखते हैं। मान करके चलिए, जब आप किसी रोड पे चल रहे होते हैं तो बहुत युवा आपको बात करते हुए मिलेंगे और इनकी संख्या सबसे ज्यादा आपको मेट्रो सिटीज के अंदर मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब बच्चा अपने घर परिवार से दूर जाता है तो वो एक तरह का आजादी फील करता है, या फिर उसके अंदर जो दबाव बहुत पहले से था वो दबाव नहीं होता है और वो फिर वहां पर वो चीजें करता है जो उसने एक परिवार में रह करके नहीं की। तो भागदौड़ की जो जिंदगी है जिसकी हम बात करते हैं वो ज्यादातर मेट्रो सिटीज में देखने को मिलती है। हम इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलने लगे हैं, इसलिए ये कभी कभी छोटे छोटे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि दिनचर्या का बदल जाना, मेट्रो सिटीज में ज्यादातर पुरुष 80% अल्कोहल का सेवन करते हैं। अगर कोई एक पुरुष अपने तयशुदा समय के घंटों के हिसाब से घर पहुंचता है तो उसकी दिनचर्या निर्धारित हो सकती है, लेकिन मानसिक थकान, भविष्य की चिंताएं, शादी से मिलने वाली जिम्मेदारियां उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है, क्योंकि उसके लिए शादी के बाद का जो संघर्ष है वो बिना किसी अनुभव के है और इसी वजह से वो अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से संभाल नहीं पाता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो हो सकता है वहाँ संयुक्त परिवार हो या आसपास में समाज ऐसा हो जहाँ पर लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसके उल्टा अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें तो हो सकता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जानता भी ना हो। अगर हम अपार्टमेंट के कल्चर की भी बात करें मेट्रो सिटी में तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही है। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, हम बेवजह एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन चीजें बाहरी स्थिति और परिस्थितियों से तय हो रही है। तो प्रश्न था कि शादी के बाद भागदौड़ की जो जिंदगी है उससे हमारी शादी कितनी प्रभावित हो रही है। तो जब आपकी दिनचर्या
ऐसी होगी जिसमें आप रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं और रात को 11 या 12 बजे सो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पक्षकार पति या पत्नी थकान महसूस करे, क्योंकि दिनचर्या कुछ ऐसी होगी तो सिर्फ हमें फिर एक पीस की जरूरत होती है या फिर आराम की जरूरत होती है। तो ज्यादातर परिवारों में ये देखा गया है कि वे इस दिनचर्या की वजह से एक व्यवस्थित तरीके पर नहीं लौट पा रहे हैं। अगर मान करके चलिए मैं इन आंखों की बात करूं तो आज इन आंखों का काम इतना बढ़ गया है कि शायद ज्यादातर हर आंखों पर चश्मा मिलेगा। अगर हम बहुत पहले जाएं, जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तो ये आंखें कितना देखती होंगी। ज्यादा से ज्यादा जब तक सूर्य की किरणें या सूर्यास्त के बाद इन आंखों का उपयोग बहुत कम होता होगा। तो हो सकता है कि उस समय हमारी आंखें बहुत ज्यादा मजबूत और अच्छी दृष्टि रखने वाली होंगी। लेकिन देखते देखते जैसे बिजली का आविष्कार हुआ तो आंखों का काम रात को भी होने लगा, यानी कि प्रकृति ने आपको जो चीज जिस तरीके से दी थी उसका दोहन हुआ या उसका दुरुपयोग हुआ। ये मैं अपने हमारे शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जाने अनजाने लगभग जारी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो अपने शरीर का इस्तेमाल प्रकृति के हिसाब से करे। लेकिन मान करके चलिए, अगर आज ये चीजें हम इस तरीके से समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिज्ञासाएं पूरी हो रही हैं। तो मैं वापस से उसी प्रश्न पे आऊंगा कि भागदौड़ की जिंदगी ये ज्यादातर मेट्रो सिटीज में है, लेकिन इसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये छोटे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग अब चीजों को नहीं समझ रहे हों। पहले शायद हम सुबह सुबह हमारे आसपास कोई घूमता हुआ या वॉक करता हुआ या फिर जिम नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज हर 1 किलोमीटर पे जिम मिलेंगे आपको। और मेट्रो सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ तो बदलाव भी है, लोग चीजों को समझ भी रहे हैं। क्योंकि अगर हम बार बार किसी समस्या को बार बार रखते हैं तो वो नकारात्मक रूप से लोगों के सामने आती है। लेकिन एक बदलाव जो दिखाई दे रहा है आज मेट्रो सिटीज में, लोग अपने लिए समय निकाल रहे हैं और शायद कुछ संस्थाएं हैं जो मेंटल वेलबींग पर काम कर रही हैं, वो प्रचार कर रही हैं। और ये हम मानवता के लिए अच्छा है कि हम भागदौड़ की जिंदगी को अब समझ रहे हैं। हो सकता है किसी के बाहरी स्थितियां ऐसी हो जिसमें से कि वो नहीं निकल पा रहा, वहां पर उसकी समझ कोई काम नहीं करती और मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। तो वहां पर किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या फिर किसी मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक से हेल्प लेनी चाहिए। और ये मेट्रो सिटीज में आज देखने को भी मिल रहा है कि वो मदद ले रहे हैं। सर, इसी कंटेक्स्ट में मैं सर दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या वो शुरुआती दौर में, शादी के शुरुआती सालों में क्या क्या कॉमन समस्याएं होती हैं और क्या क्या कॉमन समस्याएं आपके पास आती है फॉर काउंसलिंग, फॉर गाइडेंस? सर, इसके बारे में प्लीज बताइए। सर, शादी के शुरुआती दिनों में कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं जो शादीशुदा जोड़े को पूरी जिंदगी परेशान करती है और वो तलाक का कारण भी बनती है। अगर हम अपने भारतीय संस्कृति की या फिर शादी समारोह की बात करें तो ज्यादातर शादियों में शादी समारोह होने के आसपास ही बहुत सारे ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं जो कभी कभी शादी को 6 महीने या 1 साल में ही तोड़ देते हैं। आज भी हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी बड़े ही आराम से ये हर जगह देखा जा सकता है कि कैसे दहेज दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। भले ही इस पर कानून बना, लेकिन आंखों के सामने ही हम हर जगह पर ये देख रहे होते हैं कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को दहेज दे रहा है और दूसरा पक्षकार उस दहेज को ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई कानून व्यवस्था इसमें बनाई भी है तो वो अपने आप में पूरी नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक जीवन और हमारी संस्कृति इसको इजाजत देती है। अगर हम पुराने समय में भी जाएं तो वहां पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ देता था या लेता था, चाहे फिर उसके पीछे बेटी के प्रति प्रेम हो। जो उसकी अगर एक पिता है तो उसे पता है कि अपनी बेटी की पसंदीदा चीजें क्या हैं, तो वो उसको उपहार के तौर पर देगा ही देगा। लेकिन देखते देखते समाज में ये एक ऐसी संस्कृति बनी या कुरीति बनी या एक अपराध बना जो अपने एक अच्छे संस्कृति के रूप में हुआ करता था, और देखते ही देखते इस तरीके का उपहार एक अपराध भी बन गया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम इंसान किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमने पहले से ही कुछ चीजें तय की थी जिनका उद्देश्य मानव का कल्याण था, आज हम उसके विपरीत बढ़ते जा रहे हैं। हमने हर वो चीज मानवता की भलाई के लिए बनाई थी, जैसे कि डर। आज कभी कभी कहते हैं कि धर्म ईश्वर भगवान को लेकर के ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि डर पैदा हो। जैसे कि स्वर्ग की इच्छा करना, आज लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग यही है, नरक यही है, लेकिन
आज से कई सालों पीछे जाएं तो एक स्वर्ग की चाहत में एक इंसान एक अच्छा जीवन गुजारता था। कहने का मतलब यह है कि सकारात्मक मनोविज्ञान के हिसाब से देखें तो स्वर्ग की चाहत एक इंसान को ईमानदार और आध्यात्मिक रूप से जीवन शैली अपनाने पर मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, अपराध करता है, तो आपने देखा होगा पहले उसे डराया जाता है, जैसे कि बच्चों को डर दिखा करके उनसे कुछ ऐसी चीजें करवाई जाती हैं जो उनके जीवन के लिए लाभदायक हो या उनके भविष्य में वो परिस्थितियां उत्पन्न ना हो जिससे कि वे घबरा जाएं। तो कभी कभी हमने अपनी इन चीजों को डर के रूप में भी रखा, लेकिन आज कभी कभी जब ये सुनने को मिलता है कि ईश्वर नहीं है, हमें डराया गया है या ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, तो वो नहीं समझते कि ये डर के पीछे का उद्देश्य क्या है। हमारी संस्कृति में हर नकारात्मक चीज या सकारात्मक कोई भी चीज उसका उद्देश्य पहले से ही तय रहता था कि इसका क्या परिणाम होगा और ये किस तरीके से काम करेगी। तो हमने पहले से ही ऐसी बहुत सारी चीजें बना रखी थी जिनका उद्देश्य आज उल्टा नजर आ रहा है। जैसे कि एजुकेशन में जब बच्चा शिक्षा के लिए स्कूल जाता है तो उसका जब सुलेख सही नहीं होता, उसकी राइटिंग अगर सुंदर नहीं होती तो उसको स्लो दिया जाता है ताकि उसकी हैंड राइटिंग जो है वो सुंदर हो। अब वो एक सुलेख में एक लाइन होती है, जैसे कि किसी टीचर ने किसी बच्चे को दी, झूठ बोलना पाप है, और उस लेख को वो बार बार रिपीट करके लिखता है। अब उसके दिमाग में गहराई से बैठ गया कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन शायद ही किसी शिक्षक ने किसी बच्चे को ये बताया होगा कि झूठ क्या है और पाप क्या है। तो कहने का मतलब ये है 50 साल से अगर आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, तो सिर्फ ये गहराई के साथ आपके दिमाग में है, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं और लगातार पाप कर रहे हैं। यानी कि पिछले 40-50 सालों में कुछ ऐसी एजुकेशन रही जिसकी वजह से सिर्फ एक सोच बनी, ना कि हमने उन चीजों को अप्लाई किया। तो शायद हो सकता है कि आज ये बात की जा रही हो कि आज हम अपनी संस्कृति को उसके नए रूप में या फिर पुराने ही रूप में दूसरे तरीके से देख रहे हैं। तो शादी की शुरुआती जो समस्याएं हैं या जो विवाद रूप ले लेती हैं वो समारोह से ही होती हैं। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम किसी चीज की जड़ों तक जाएं। अगर शादी की बात आ रही है और वहां समस्याएं आती हैं और लेन देन को लेकर के आती है, तो उसके औचित्य क्या थे, वो क्यों बनाए गए थे। अगर हम किसी एक टॉपिक को एक लाइन में बोले तो शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसकी तह तक जाने के बाद, उसकी उत्पत्ति के आसपास जाने के पास से ही हमें पता चलेगा कि हमारी जो संस्कृति है उसमें ये चीजें क्यों रखी गई हैं। कभी कभी हमारे संस्कृति का मजाक भी बनाया जाता है, शादी समारोह को लेकर के, गोत्र को लेकर के, कास्ट को लेकर के, क्योंकि बाकी की संस्कृतियां अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि वो अपनी पैदावार बढ़ाना चाहती थी। उन्होंने अपनी संस्कृति में इन चीजों को अलग तरीके से रखा। तो आपने देखा होगा कि बाकी की संस्कृतियों में विवाह जो होता है वो बहुत नजदीक तक होता है, जबकि हमारी संस्कृति में गोत्र, नाते और ये बहुत सारी चीजें आती है। तो इसके भी कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जो शायद हम इंसानों की भलाई के लिए, खैर उन पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो शुरुआती जो शादी में समस्याएं आती हैं वो ज्यादातर शादी समारोह को लेकर के भी आती हैं। जैसे एक पक्षकार कहता है कि आप घोड़े पे नहीं हाथी पर बैठ करके आना, एक पक्षकार कहता है कि क्यों इतना खर्चा करना है। लेकिन शादी के समय में ये विवाद कभी कभी बड़े रूप में भी देखे गए हैं, जो कि शादी के बाद हमारे सामने काउंसलिंग सेशंस में आते हैं या डिस्प्यूट क्रिएट होता है तब आता। क्योंकि जब भी किसी विवाद का समाधान निकालना होता है तो पक्षकार से हमें पूरी जानकारी लेनी होती है। जैसे कि कहा जाता है कि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना होता और एक वकील से भी कुछ नहीं छुपाना होता। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट कैसे तलाक की स्थिति तक भी पहुंच जाते हैं। जबकि उपहार लेना और देना दोनों ही अपने आप में एक सद्भावना है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ कारण की वजह से, जैसे कि दो परिवारों का मिलना, कोई अपनी बेटी आपको जिंदगी भर के लिए दे रहा है। एक बेटी का कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है। अगर किसी की बेटी हो तो वो जानता होगा कि जब वो अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है तो बचपन से उसने उसे पाला होता है। अब कभी कभी ये समस्याएं भी आती हैं, इंटरफेरेंस जिसे बोलते हैं, कि माँ बाप हस्तक्षेप करते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। तो शुरुआती समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं जो शादी समारोह से ही शुरू हो जाती हैं। और अभी कुछ दिनों से ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें कि हमारे पास ऐसे बच्चों के कॉल आते हैं जो कहते हैं कि मेरी सगाई हो चुकी है और मैं ये सगाई तोड़ना चाहता हूँ। ये ऐसी स्थिति है, मान करके चलिए मैं एक लॉयर हूँ तो अब तक तलाक के केसेस आते थे, अब सगाई तोड़ने के मामले में मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, एज ए काउंसलर कुछ कोशिश की जा सकती है और हमने कोशिश की,
लेकिन अभी भी हम सगाई तोड़ने के जैसे मामले जो हैं उस पे अभी पूरी तरह से राय नहीं बना पाए। मान करके चलिए इंडिया के अंदर जब भी कोई सगाई होती है तो उसके बाद से ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मैरिज होम, कैटरिंग, लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। और अगर इसी बीच में एक लड़का या लड़की ये बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहता या चाहती, तो काउंसलर उनकी कैसे मदद करे? अगर हम पेरेंट्स से बात करेंगे तो उनका कहना होगा कि एक सामाजिक जीवन है, लड़की को अगर ना करते हैं तो उसका भी समाज में एक मैसेज जाता है। इधर बेटी वाला और बेटे वालों ने बहुत सारा खर्चा कर रखा होता है। अब आप ये बताइए कि अगर 3 महीने के कोर्टशिप टाइम में एक बच्चा एक बच्ची ये कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने 3 महीने में पाया कि ये मेरे लायक नहीं है, या ये गुस्सीला है, या फिर ये जॉब करना चाहती है, या अन्य कोई कारण, तो ऐसी स्थिति में अगर वो शादी हो भी जाती है तो क्या वो शादी के परिणाम कैसे होंगे, क्या होगा? ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिन पर कि कभी कभी स्थितियां विपरीत होती नजर आती हैं। तो ये शुरुआती जो समस्याएं हैं ये ऐसी हैं जिनके साथ हम अवेयर ही नहीं है। शादी के कुछ ही दिनों में अगर बेटी विदा होकर के अपने परिवार से आती है तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हॉस्टल भी जाते हैं तो होमसिक का शिकार होते हैं, उनको घर की याद बहुत आती है। राइट, राइट। आज की स्थितियां तो इतनी बदल चुकी है कि शायद शादियां आस पड़ोस में ही हो जाती हैं। नहीं तो एक समय था जब शादियां 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर होती थी, कोई मोबाइल नहीं थे, आप पत्र लिख सकते थे। पत्र तार आते थे। अगर 40 साल से ऊपर के लोग हैं अगर ये सुन रहे हैं तो शायद उन्होंने चिट्ठियां पढ़ी होंगी, मामा के यहाँ से चिट्ठियां आती होंगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि माँ ही है जो एक घर छोड़ करके आती है। तो जो वार्तालाप होता था वो ज्यादातर ननिहाल पक्ष में से ही होता था, लेकिन बहुत दूर रह करके। और वाकई ही वो चिट्ठियां ऐसा काम करती थी कि हमारे इमोशंस प्रभावी होते थे, लेकिन हमें उनको संभालना आ जाता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसे साधन मौजूद हैं कि हम हर पल हर किसी के साथ कैसे भी जुड़ सकते हैं। तो जब स्थितियां बदली, चीजें बदली, तो रिश्तों में भी कुछ चीजें ऐसी देखने को आएंगी ही आएंगी। अगर हम रिश्तों की बात करें तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो नजर ही नहीं आते। फूफा जी, मौसा जी, एक चाचा, दो चाचा, तीन चाचा, ताऊ जी। तो कहने का मतलब ये है कि रिश्ते भी कम हुए, सुविधाएं बढ़ी, कनेक्शन बढ़े। शायद हो सकता है कि हमारी जो आवश्यकताएं थी हमने उस पर ध्यान दिया, हमने उसी हिसाब से अपने लिए कुछ चीजें बनाई। अगर हम दूर रहते थे तो हमारे मन में आया कि कुछ ऐसा बनाओ जिससे कि दूर बैठे इंसान से बात हो सके, तो हमने अपना दिमाग सिर्फ ऐसी चीजों पे लगाया। मान लीजिए पहले आप पैदल चलते थे, फिर आप बैलगाड़ी में चलने लगे, फिर आप 4 व्हीलर में चलने लगे। थी तो ये इमरजेंसी के लिए कि 4 लोगों को जाना है तो 4 व्हीलर की, लेकिन आज अगर घर में 2 लोग हैं तो वो भी इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि समय बदला, चीजें बदली हैं, साथ में समस्याओं के रूप भी बदले। हमारा जो प्रोग्राम्स है, हमारा जो समाधान है वो इनोवेटिव है। नए समय में नए तरीके से समस्याओं का समाधान निकाला जाए। अगर हमने कोई कानूनी प्रक्रिया बनाई और आज वो कारगर सिद्ध नहीं आ रही हमें नजर, तो उसकी जगह कुछ और समाधान भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि पारिवारिक न्यायालय की जगह पारिवारिक उपचार। आज उपचार की जरूरत है। लोगों का मेंटल डेवलपमेंट पहले से तेज है, चीजों को समझ रहे हैं। काउंसलिंग के थ्रू हमारे अनुभव से 20 सालों में यही निकल के आया कि शादी की समस्याएं बहुत साधारण सी हैं, इनको बड़ा बनाया जा रहा है। क्योंकि जब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हमें हर चीज अपने खिलाफ ही नजर आती है, या हम ये कहें कि हमारी इंटेलिजेंसी हमारे ही खिलाफ काम करती है। हाँ, अगर बीच में कोई निष्पक्ष इंसान आपके साथ जुड़ता है, जिसको मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुभव है, जिन्होंने कई सालों तक इन समस्याओं पर काम किया और अपने देश की जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया, क्योंकि हमारा देश विभिन्नताएं रखने वाला देश है। हर 50 किलोमीटर पे चीजें बदल जाती हैं। तो यही चीजें जो विभिन्नताएं हैं वही विभिन्नताएं शादी की शुरुआत में देखने को मिलती हैं। इसको समझना जरूरी है। मान करके चलिए मैं विभिन्नताओं की बात कर रहा हूँ। हमारा देश विभिन्नताओं में कैसे घिरा हुआ है आप देखेंगे तो भाषा, रीति रिवाज, कस्टम्स, रिलीजियस, इतनी विभिन्नताएं अगर होंगी तो क्या समस्याएं कम होंगी या ज्यादा? संघर्ष बहुत ज्यादा होंगे। आज जब राजस्थान से कोई साउथ की तरफ जाता है तो वहां भाषा का भी विवाद देखने को मिलता है कि हमारी संस्कृतियां कैसे बटी हुई हैं। एक तरफ हम नाच करते हैं, लेकिन असल समस्या भी ये हो सकती है। हम कभी कभी सकारात्मक रूप से कहते हैं कि इतनी विभिन्नताओं में भी एकता है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी जो कीमत हम इंसानों को चुकानी पड़ रही है और वो है संघर्ष। जब भाषा, पहनावा अलग अलग होगा, विभिन्न होगा, तो परिवारों में जो समस्याएं पैदा होंगी वो ऐसी ही होंगी। संघर्ष बहुत ज्यादा होंगे।
अगर मान लीजिए आप एक गुजराती लड़की से शादी करते हैं और आप यूपी के रहने वाले हैं, तो वहां संघर्ष होंगे, खान पान को लेकर के होंगे, भाषा को लेकर के होंगे। और ये हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं कि जब कोई पक्षकार अलग अलग स्टेट से होता है तो शुरुआत में कितनी समस्याएं आती होंगी। एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार को जज करना, क्या पता कोई गलत जज कर ले। अगर शादी की शुरुआती दिनों में कोई गलत जज करता है तो वो शादी प्रभावित होती देखी गई है। जैसे कि मैं कभी कभी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बच्चों का बात करता हूँ, तो एक पक्षकार पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। अगर एक पक्षकार उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है तो उसको लगता है कि ये मुझे प्यार नहीं करता, हो सकता है इसका कोई पास्ट का रिलेशनशिप रहा हो, उसका दुख हो, जबकि ये एक नेचर है, स्वभाव है। ये एक ऐसा कॉमन इशू है जिसकी वजह से शुरुआत में ही समस्याएं बन जाती है। 10 में से 8 मामले ऐसे होते हैं जिसमें एक पक्षकार इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट होता है, जबकि देखा जाए तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मिलकर के एक अच्छा परिवार बना सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उल्टा हो रहा है। और इसका कारण भी जैसे कि मैंने बताया, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अगर हम इमोशंस को जानना या पहचानना हमें आता तो ये समस्याएं आती ही नहीं। ये कुछ बुनियादी कारण हैं साथ में जो शादी के शुरुआत में ही आने लगते हैं। इसके अलावा परिवार का दखल। एक बेटी जब अपना परिवार छोड़ करके आती है तो उसका कनेक्शन अपने ससुराल पक्ष में इतनी आसानी से नहीं बनता। अगर मैं किसी ऐसे इंसान की बात करूं जो अपना घर छोड़ करके किसी नई जगह पे जाता है, तो आम जिंदगी में भी अगर आप देखेंगे तो आप असहज महसूस करेंगे और दुनिया में कुछ गलत हो रहा है तो आपकी राय भी पहले से कुछ बनी होगी। अब आप मान करके चलिए, एक बेटी जो एक परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में आती है, वो पति के तो करीब होती है, उस पर ही उसका पूरा ट्रस्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी के लोगों के साथ उसका ट्रस्ट बन पाया या नहीं बन पाया, या उसने किसी को गलत जज कर लिया। क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जहां नहीं है वहां पर हम इंसान को कभी कभी गलत जज कर लेते, और वो पहले से आपके अनुभव के हिसाब से होता है, जो भी आपके जीवन में घटा हो। उस आधार पर कभी कभी बेटियां जब दूसरे परिवार का हिस्सा बनती हैं तो वहां पर उनसे गलतियां भी होती हैं। ये शुरुआती दिनों में ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी कि शादी का जो रिश्ता है उसमें समय लगता है। ये 1 या 2 या 6 महीने में नहीं हो पाएगा। कभी कभी जिंदगी के कई साल गुजर जाने के बाद हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर एक सकारात्मक चीज ये होगी, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपकी अगर शादी को 7 साल या 5 साल या 10 साल या 20 साल या 25 साल हो चुके हैं और आप आज भी अपने जीवन साथी की किसी समस्या को, उसके काम करने के तरीके को समस्या मान रहे हैं, तो इसे समस्या ना समझें, क्योंकि आपने उस समस्या को अपने नजरिए से देखा है और आप सिर्फ उसे बदलने पर लगे हुए हैं, जबकि समस्याओं का समाधान उसके सही रूप में देखने से मिलता है। तो काउंसलिंग सेशन में ज्यादातर ये चीज निकल के आई है कि जो पक्षकार सामने वाले में जो समस्या देख रहा है, जबकि वो खुद एक समस्या है, तो शादी की समस्याओं में खुद से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि वहां पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता मौजूद ही नहीं होती। तो शादी के शुरुआती दिनों में ये आम समस्याएं हैं, लेकिन ये तलाक का आधार बनती हैं। ये शादी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। शुरू के जजमेंट चाहे दोनों ही पक्षकार के अलग अलग होते हैं, क्योंकि समाज में कुछ चीजें घट रही हैं तो हम गलत जज भी कर लेते हैं। तो गलत जज बहुत सारे तरीके से हो सकता है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार जो जिनकी नई शादी हुई है वो उनके इससे सुना जाता है काउंसलिंग सेशन में, या बहुत बार वो बोलते हैं कि प्यार की कमी है, तो वो है एक रीजन तलाक का, या मैं ऐसा बोलूं कि एक दूसरे को समझने के लिए जो है दोनों दंपतियों को क्या क्या व्यवहारिक प्रयास करने चाहिए। जैसे आपने बोला कि एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, या बहुत बार ऐसा होता है कि भाई प्यार कम हो गया है, पहले तो अच्छा था या ये था। तो सर इन चीजों के बारे में सर प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, प्रेम की बात ज्यादातर जगह पे की जाती है, शादी की बात आती है। आज प्रेम को हर कोई परिभाषित करने में लगा हुआ है कि प्रेम ये है, प्रेम वो है। असल में देखा जाए तो प्रेम शब्द सुनने में, देखने में, लिखने में बहुत ही सुंदर और उच्च क्वालिटी रखने वाला शब्द है। जब प्रेम शब्द आता है तो संत महात्मा और राम या कृष्ण ऐसे भी लोग नजर आते होंगे, मीरा भी याद आती होगी, कृष्ण याद आते होंगे। प्यार की बात करते हैं तो ये थोड़ा शब्द बात का है। ये शब्द तब आया जब देश की स्थितियां कुछ अलग थी। हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे देश में हमारी जो संस्कृति रही वहां प्रेम शब्द था। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वाले जो शब्द आए ये बाद में आए। ये तब आए जब यहाँ पर मुगल आए, और अय्याशी करना, इश्क करना, मोहब्बत करना, ऐसे शब्द वहीं से आए। मान करके चलिए कोई एक बहुत बड़ा मुगल सम्राट है और वो एक हिंदू राज
से प्रेम करता है। प्रेम शब्द बाद में आया, पहले अय्यासी आई। पहले अय्यासी थी, लेकिन प्रेम शब्द कब आया? जब आप किसी चीज को पा नहीं सकते, आप उसे उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो संस्कृति है, आप उसी से ही उसको आकर्षित कर पाओगे। कुछ पर्सनैलिटी, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, मैं ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है इसमें जोधाबाई का नाम आ सकता है, जिनका विवाह एक ऐसे सम्राट से हुआ। उसने उनको आकर्षित करने के बहुत सारे तरीके अपनाए और उसने हर वो चीज फुलफिल की जो एक भारतीय संस्कृति में एक नारी अपनाती है। शादी के बाद भी वो कृष्ण की पूजा करती थी। कहने का मतलब ये, एक समय ऐसा आया कि इस प्रेम का जो रूप था वो बदला, शब्दों से बदला, या जिनका हमारे ऊपर राज रहा उन्होंने बदला। तो हमारी संस्कृति में प्रेम का अर्थ कुछ और निकलता है, वो बहुत सुंदर है, पवित्र है। वहां तक पहुंचने की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती आज के समय में। तो अब हम प्यार, मोहब्बत, इश्क, इस तरीके की चीजों को अगर बात करें तो हमारे युवाओं के अंदर ये कहां से आया? तो प्रेम अलग चीज है। अगर मैं प्यार, इश्क, मोहब्बत की बात करूं तो यहाँ पर आपकी भावनात्मक जरूरतें, शारीरिक जरूरतें, सामाजिक जरूरतें और आर्थिक जरूरत, इन चारों से मिलकर के आज का जो आधुनिक प्यार है जो कहीं से आया, उसमें ये चार चीजें मिली। अगर इसमें से चार चीजें नहीं है तो वो आज के समय का प्यार नहीं है। पहली चीज, आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप चाहेंगे कि वो आपके पास अवेलेबल रहे, वो आपसे बातचीत साझा करे। सेकंड थिंग आती है कि शारीरिक जरूरतें पूरी। अगर इनमें से, दोनों में से कोई एक चीज पूरी नहीं होती तो वो प्यार कुछ दिनों का ही होता है। कड़वा है, सच्चा है, जैसा भी लोग सुन रहे हो, जैसी भी जिसकी भावना होगी वो वैसे ही इसको समझेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो प्रेम है उसमें चार तरह की जरूरतें हैं। आज जो रिश्ते, जो प्रेम दिखाई दे रहा है वो किन्हीं जरूरतों की वजह से है। अगर एक जरूरत फुलफिल नहीं होती तो शादी से पहले आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ सकते हैं बिना किसी कागजी कार्रवाई के। शादी के बाद अगर ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो जैसा कि आज देखने को मिल रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या तलाक के मामले जो बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, लेकिन शायद हो सकता है कि हमारी संस्कृति का प्रभाव जो था वो ज्यादा था। लेकिन इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये अंदर था, बाहर नहीं था। जैसा कि मैंने 75 वर्थ के जो लोगों के बारे में बात की, जो स्क्रीन पे दिखाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि शादीशुदा जोड़े जिस प्रेम को वो प्रेम बोल रहे हैं उसमें उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं। अगर उसमें से शादी के बाद कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो कोई भी निर्णय ले लेता है, क्योंकि आज की स्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी पक्षकार फाइनेंशियली एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अगर पुरानी शादियां चली तो वो इसी वजह से चली क्योंकि इसमें एक पक्षकार फाइनेंशियली किसी एक पर डिपेंड होता था। तो जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि एजुकेशन भी एक आधार है, कारण है तलाक होने का। समझ आई, एजुकेशन ली, आर्थिक स्थिति सही हुई, लेकिन कहीं इंटेलिजेंस ही कहीं हमारे विपरीत काम कर रही है। तो आज युवा जल्दी ही तलाक का निर्णय ले लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियली वो मजबूत। तो एक कारण तो नहीं है, लेकिन ये तीन कारण अभी भी मौजूद हैं और ये उम्र के पड़ाव के हिसाब से शादीशुदा जोड़ों में देखे जाते हैं। तो शुरुआत में इमोशनल नीड और फिजिकल नीड की अगर हम बात करें तो ये अपने चरम पर होती है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें कि एक पक्षकार ना तो अपने पक्षकार की, अपने जीवन साथी की भावनात्मक जरूरतें पूरी कर पा रहा है और ना ही शारीरिक जरूरत। इसके अलग कुछ कारण हैं जिस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि लोग समझें कि भावनात्मक जरूरतें कैसे, क्या और इनका क्या प्रभाव होता है एक रिश्ते के लिए। ऐसे ही शारीरिक जरूरतें जिसे हमने बहुत टैबू की तरह देखा है और आज भी लोगों के सामने इसको सही रूप में नहीं रखा जा रहा। अगर इसको सही एक सकारात्मक रूप में रखा जाए तो ये जो जरूरतें अपने वास्तविक रूप में पूरी की जा सकती है। जैसे कि हमने एक शादी, एक परिवार की जो कॉन्सेप्ट बनाया है जिसमें हम अपनी जरूरतों को व्यवस्थित तरीके से कैसे पूरा करें, शामिल है। तो प्रेम या प्यार या बाकी की चीजें जो आज के समय के हिसाब से है वो शादी को तोड़ने पे ही काम कर रही है क्योंकि वहां जरूरतें हैं। इसके अलावा जैसे जैसे समय बदला है, शिक्षा बदली, आर्थिक स्थितियां बदली, तो दोनों ही पक्षकारों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जिसमें कि हमारी कानूनी व्यवस्था भी शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार जो किसी भी पक्षकार को 18 साल होते ही किसी से भी शादी करने का, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार देता। भले ही ये अधिकार सुनने में बड़ा अच्छा लगता हो, लेकिन इसकी वजह से शादियां और समाज में बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं जिसे जानना समझना भी जरूरी है।
क्योंकि इनके लिए ना तो कोई कानूनी व्यवस्था है, ना कोई सोशल जस्टिस। मान करके चलिए कोई एक लड़की है 16 साल की और वो किसी के साथ रिश्ते में आती है और वो उम्र में उससे 5 साल बड़ा। 18 साल की होते ही लिव इन रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट बनाया और स्कूल से वो लड़की 18 साल की होते ही स्कूल से भाग गई। माँ बाप क्या कर सकते हैं? माँ बाप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके पास राइट्स हैं, वो रो रहे हैं, वो समाज से इसका जस्टिस मांगते हैं। ऐसी स्थिति में माँ बाप को क्या जस्टिस मिलेगा? हम स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात कर रहे हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार कुछ चीजें ऐसी करवा रहा है जो हम पिछले कई सालों से देख, एक को न्याय मिल रहा है जो भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं है। भावनात्मक रूप से परिपक्व होना हम तय नहीं कर सकते ये कब आएगा। एक 60 साल का व्यक्ति भी भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं हो सकता और कभी कभी 25 साल का एक युवा भी भावनात्मक रूप से परिपक्व हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या करेंगे कि उसकी पाली हुई बच्ची किसी एक युवा के इन्फ्लुएंस में आई जो कि कानूनी तौर पर 18 की थी लेकिन भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं थी और वो भावनावश उस लड़के के साथ चली गई, उन लोगों को छोड़ करके जिन्होंने उसको बचपन से पाला। अब मुझे ये बताइए कि हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसमें माँ बाप के लिए क्या कानून है? ऐसे हजारों मामले हर पल घटते हैं जिनकी कोई एफआईआर नहीं होती और इनके जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं वो इतने खतरनाक है कि हमारे परिवार को झकझोर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा कोई मामला आया तो इसका समाधान हमने, जैसा कि मैंने बताया, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है तो कैसे किया, इसका क्या समाधान हो सकता? मान लीजिए एक बच्ची है और वो 18 की होते होते और पूरी कानूनी प्रक्रिया के थ्रू वो किसी एक लड़के से शादी कर लेती और माँ बाप ये कहते हैं कि ये कैसा कानून है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। कानून में ऐसे बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था है कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है और माँ बाप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते और वो बड़े ही आसानी के साथ माँ बाप के साथ ये कर जाते हैं। जब ऐसे मामले आते हैं तो ऐसी स्थिति में या तो माँ बाप को ये समझना होता है कि आपके बच्चे का मनोविज्ञान कैसा था, वो कितना इन्फ्लुएंस था। कुछ सकारात्मक चीजें उसकी रखी जाती हैं भले ही वो नेगेटिव थी, तब उनको लगता है कि हाँ बच्चे ने नादानी में गलती की क्योंकि वो भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं था। अगर मान करके चलिए आम इंसान ऐसी चीजों पर कैसे रिएक्ट कर, अगर किसी की लड़की इस तरीके से चली जाए तो शायद हो सकता है समाज में लोग ये कहते सुनने कि कैसी परवरिश दी है माँ बाप, या हो सकता है कि माँ बाप ही ऐसे थे। अगर माँ बाप ने लव मैरिज की और उनके बच्चे ने भी ऐसे किया तो बच्ची तो है नहीं लेकिन समाज तो माँ बाप को ही गलत ठहराता है और ये भावनात्मक रूप से उन्हें इतना चोट पहुंचाता है जिसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। न जाने कितने लोगों ने शर्म की वजह से आत्महत्याएं तक भी की हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में एक सही सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, तो माँ बाप को कुछ चीजें इसमें काउंसलिंग के थ्रू समझाई जाती हैं कि जो भी हुआ है हो चुका है, हम एक पहल करते हैं, एक पत्र व्यवहार करते हैं जिसमें कि दूसरे पक्ष को ये कहा जाता है कि आपने जो भी किया है वो सामाजिक रूप से तो सही नहीं है भले ही इसकी कानून इजाजत देता हो। एक बच्चे को माँ बाप ने पाला और किसी ने उसको इन्फ्लुएंस किया और शादी कर ली, तो आज एक ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है कि साथ में बैठ करके इसे सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाए और एक विवाह समारोह किया जाए और हमारी जो बच्ची के लिए जो फ्यूचर की चिंता है वो अंदर से जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग इस तरीके से शादी कर लेते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में माँ बाप को ही ऐसे बच्चों को संभालना होता है। लेकिन जब ये चीजें होती हैं उस समय माँ बाप की जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा नफरत व्यक्त करने वाली होती है, ऐसे मामलों में देखा गया है। सर इसी कंटेक्स्ट में जो जो नेक्स्ट टॉपिक है पारिवारिक रिश्ते, तो सर माता पिता और युवा बच्चों के बीच जो ये पीढ़ियों का अंतर है, जनरेशन गैप जिसे आजकल बहुत अच्छा टर्म बोला जाता है, ये सर कैसे संभाला जाए, इसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए कि ये न हो, अंडरस्टैंडिंग आए, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए जनरेशन गैप ऐसा नहीं है, ये हमेशा ही होता है। एक जनरेशन गैप की अगर हम बात करें तो ये हर युग हर काल में होता है। आगे की बात करें तो ये अलग तरीके से देखने को मिलेगा लेकिन अपने ये अलग वर्जन में मिलेगा। जैसे कल मैं कहीं सुन रहा था कि रामायण को लेकर के बहुत सारी फिल्में बनी। अगर हम रामानंद सागर द्वारा जो रामचरितमानस दिखाई गई थी और आज की जो फिल्में बनी उनको कंपेयर करें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा अंतर संवाद को लेकर के हो सकता है। अगर मान करके चलिए कि आने वाली जो पीढ़ी है वो रामायण को जो इस समय दिखाएगी उस तरीके से देखे तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए जब क्वेश्चन मार्क लग जाए कि राम पैदा हुए ही नहीं थे, या कृष्ण के बारे में क्वेश्चन मार्क लग जाए कि ये हुए ही नहीं थे। क्योंकि हर युग में हर काल में भगवान ने अवतार लिया लेकिन अभी हम जो जिंदा हैं वो लोग सिर्फ सुन रहे हैं, इसलिए कभी कभी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी आज अच्छा विश्वास है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा
ऐसी सामग्री मौजूद है, मटेरियल मौजूद है, जिससे हमें पुराने इतिहास के बारे में चीजें मिलती हैं। हर घर में जैसे कि भगवत गीता है, रामायण है, लेकिन हर काल में जनरेशन गैप होगा ही होगा। अब रामराज की बात करें तो वहां हर कोई राम था। रामराज का मतलब ये नहीं था कि राम थे, नो, वहां हर कोई राम था, हर कोई मर्यादा में था। आप किसी को भी देख लो, कोई भी एक चरित्र उठा लो, किसी चीज को हम लोगों के सामने कैसे रखते हैं, राम राम राम, नो, राम की वजह से वहां का चरित्र हर इंसान का, चाहे पशु पक्षी लता पेड़ पौधे कुछ भी हो, आप देखिए कि एक पेड़ पौधे ने भी उनकी मदद की, जानवरों ने भी उनकी मदद की। ऐसी कोई चीज बताइए आप जो नहीं मौजूद थी। तो हर युग में उस युग की बात करेंगे तो वहां कुछ अलग चीजें देखने को मिलेंगी, और आज हमें कुछ और चीजें देखने। अब बात आती है कि हमारे बुजुर्ग और आने वाला भविष्य। बुजुर्ग से मतलब अतीत और भविष्य। अतीत और भविष्य में सबसे खास बात यह है कि एक अतीत की उलझनों में ही और उनसे निकलने में उलझा हुआ है, और एक भविष्य की तरफ देख रहा है, और जो अतीत में फंसा हुआ है वो उसका सलाहकार है। ये एक विडंबना कहें या हमारे पास साधन नहीं है या दूरदृष्टि नहीं है। एक अतीत में फंसा हुआ व्यक्ति वो भविष्य को संभालने की बात कर रहा है या संभाल रहा है। अब आप देखिए 100 सालों से भविष्य कैसा चल रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये कोई साधारण टॉपिक नहीं है, क्योंकि जो चीज घटेगी आगे भी घटेगी और घटती ही जाएगी। होता यह है कि हम वर्तमान में जीने की बात करते हैं, जबकि जो जनरेशन गैप है वो गैप ही इसी बात का है कि एक पास्ट में है, एक भविष्य में है, और एक वर्तमान में रहने की भी बात कर रहा है। या तो अतीत भविष्य को एक्सेप्ट करे पूरी तरह से, या फिर भविष्य अतीत को एक्सेप्ट करे पूरी तरह से। अतीत की बात करें तो उसमें अभी 40-50 साल की बात करें तो ऐसा अतीत तो किसी काम का नहीं है। 50-100 साल की बात करें तो आप देखिए कि हम इंसानों के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। अगर ढंग से गौर करेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि हमारा अतीत ऐसा हो। एक अच्छे भविष्य की कल्पना हम जरूर करते हैं और हम बढ़ भी रहे हैं। तो मान करके चलिए अतीत कुछ समस्याएं लेकर के चलता है। जैसे साथ में हमने कानून बनाए, तो इस समय वो कानून एक समस्या लेकर के हमारे साथ समस्या के रूप में है, समाधान के रूप में नहीं है। समाधान के रूप में तो ये एक समय कारगर थे, हमने इसका इस्तेमाल किया, आज हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। जैसे बैलगाड़ी की जरूरत थी, आज 4 व्हीलर है, आज हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब दुरुपयोग से मतलब ये है कि जरूर उसका कुछ ऐसा प्रभाव हम लोगों के पास पड़ रहा है जो भविष्य में हमें परेशान कर रहा है। जैसे आज पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्यों, कहां से आया ये? हमने ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी कि किसी को इजाजत हो कि आप 4 व्हीलर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, आप 2 पहिया वाहन नहीं रखेंगे, मैंडेटरी नहीं है। अब मैंडेटरी नहीं है तो भाई मेरे पास पैसा है, मैं एक नहीं 4 गाड़ी रखूंगा, तो पॉल्यूशन झेलो। तो समस्या साथ में चल रही है भविष्य की, समझने की बात, समस्याओं के समाधान की बात है कि आखिर समस्याएं चलती ही जा रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं, लगाम ही नहीं लग रहा। और साथ में योगदान कौन दे रहा है? भविष्य भी दे रहा है और पास्ट भी दे रहा है, यानी बुजुर्ग भी उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और साथ में भविष्य के बच्चे भी उसमें पूरा योगदान दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है तो समस्याएं तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है कि समस्याओं के बारे में दूरदृष्टि रखना। जैसे कि अगर मैं कुछ ज्यादा खाऊंगा, ऐसी कोई चीज ज्यादा खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है आप सचेत हों, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे पहले आता है। स्वार्थ हमारा छोटा सा है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत या फिर केवल परिवार तक के लिए। तो समस्याओं के साथ साथ समाधान की तरफ चलते हैं तो समाधान नहीं निकलता। समस्या भी साथ में चल रही है और समाधान भी निकाल रहे हैं, नो, ये काम ही नहीं करेगा। तो हर युग में, हर काल में जनरेशन गैप होता है, लेकिन हम दूरदृष्टि ना रखने की वजह से गलतियां कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि या तो हम बुजुर्गों को अपना लें, उनकी हर चीज को एक्सेप्ट कर लें ब्लाइंडली, जैसे कि राम के समय में होता था, सब कुछ ब्लाइंड था। बड़े भाई ने जो बोला है बस वो सच है भाई, रामायण सबने पढ़ी है तो ऐसा ही था। अगर मित्र है तो मित्र वहां कैसा था, या तो हम वैसे बन जाए तो शायद हो सकता है कि स्थिति सही हो। लेकिन आज की स्थिति तो अजीब सी है। एक परिवार में आपको राम जैसा मिल सकता है, रावण जैसा भी मिल सकता है। मैं राम को और रावण को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की बात कर रहा हूँ, जहां पर परंपराएं हैं, भावनाएं हैं, और एक तरफ जब हम रावण की बात करते हैं तो वहां पर अहंकार है। अगर हम महाभारत की भी बात करें तो वहां पे भी फैमिली इश्यूज थे और एक महाभारत हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से हम पारिवारिक रिश्तों में बहुत सारी कड़वाहट आ गई, क्योंकि कानूनी व्यवस्था भी तभी बनी जब परिवारों में समस्या आई। जैसे कि मान करके चलिए राम राज्य में 4 भाइयों का एक अच्छा चरित्र दिखाया गया। आज आज के भाइयों का अगर हम चरित्र देखें या एक पारिवारिक
तस्वीर बनाए तो हो सकता है कि जो संयुक्त परिवार थे उसमें सारे भाई आज अलग अलग रह रहे हों, कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हों और कुछ लड़ झगड़ करके और बंटवारा करके रह रहे हों। तभी उत्तराधिकार का नियम था। लेकिन उत्तराधिकार का नियम राम राज्य से था, जाने कब से था, हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। इस पर कानून भी है। आज एक पिता अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकार देने में भी समस्या बना हुआ है, या ये कहें कि उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने बड़े पुत्र को या किसी भी पुत्र को या पुत्री को उत्तराधिकार के रूप में सारी चीजें सौंपूं और मैं आगे का जीवन, आगे जो भी तय किया गया है उस तरीके से आगे चलाऊं। ऐसा नहीं है, आसपास बिल्कुल भी नहीं है। पुत्र परेशानी में भी है, क्योंकि 50 साल की बात करें तो हमारे बुजुर्ग आर्थिक रूप से समर्थ हैं पुरुष, उन्होंने पैसा कमाने पर ध्यान दिया। ज्यादातर जगह पर अगर आप देखेंगे तो आज की पीढ़ी जो बात कर रहे हैं, जिसमें कि सैंडविच पीढ़ी है, वो हो सकता है वो अभी भी आर्थिक रूप से ऐसी स्थिति में हो कि जिसे हम कहते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्नता वो उसके पास मौजूद ना हो, लेकिन हाँ उसके माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप आर्थिक रूप से संपन्न देखने को मिलेंगे। तो उत्तराधिकार का जो नियम है या जो कानून है उसका उद्देश्य ही ये था। लेकिन आज परिवार में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती कि एक पिता अपने पुत्र को उत्तराधिकार के नियम के हिसाब से उसे सारी चीजें संभलाता। हाँ, अलग होते हुए ही देखा गया। आज की स्थिति ऐसी है कि पिता अकेला रह रहा है, पुत्र अलग रह रहा है, या अगर घर में 2 बच्चे हैं तो छोटा वाला जो पुत्र है वो साथ में रह रहा है। तो हमारे इंडिया की जो फैमिली जो स्ट्रक्चर है आपको ऐसे मिलेंगे। जब आप इस क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके पास आपके देश का मनोविज्ञान या पारिवारिक जो संरचना है वो साफ साफ आपको देखने को मिलेगी। तो आज की अगर हम बात करें तो हमारा जो पारिवारिक ढांचा है वो ऐसा ही बना हुआ है। तो इसमें 3 तरह की जनरेशन है, एक बुजुर्ग माँ बाप है और एक सैंडविच पीढ़ी है और एक भविष्य जिसमें टीनेजर्स युवा हो सकते हैं। तो बुजुर्ग अपने विचारों में पुराने जो उनकी जीवन शैली थी या जो उन्होंने जिस तरीके से चीजों को फॉलो किया, जैसे कि आज बुजुर्ग ये कहते हैं कि हमारे समय में हम एक बल्ब के नीचे पढ़ते थे, रात को मोमबत्ती से पढ़ते थे। तो आज की जनरेशन बोलती है तो हम क्या करें, हम क्या करें। उस समय की स्थितियां थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, आप नहीं पढ़ते। यानी कि वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अपने सही रूप में। अगर आज सुविधाएं हैं, जैसे कि अगर मैं हमारे समय की बात करूं तो एक कोई फिल्म का अच्छा गाना आता था तो उसको सुनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। अगर आपके पास टेप रिकॉर्डर है तो आपको एक कैसेट लानी होती थी, 5 गाने पहले सुनने होते थे जो आपको पसंद नहीं है और तब जाके छठवां सॉन्ग आपके पास आता था। और आज आपके पास एक क्लिक करना होता है, आज क्लिक भी नहीं करना होता है, आपको बोलना होता है। तो हमने किन चीजों को बढ़ावा दिया, किन चीजों पे हमने दिमाग लगाया, ये हमारे सामने है। तो जनरेशन गैप की बात करें तो वो इस तरीके से ही कुछ जवाब अपने बुजुर्गों को देती है। अगर बुजुर्ग इस चीज को समझें कि हमारे जो भविष्य में जो अभी बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा चीजें जानते हैं या नॉलेज रखते हैं, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। क्योंकि जब आप उनकी उम्र के थे तो आपके पास जिज्ञासाएं थी, वो जिज्ञासाएं अभी भी आपके अंदर मौजूद, क्योंकि आपके पास कोई साधन ही नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे के दिमाग में आती हैं, तो आपके पास साधन मौजूद नहीं था, आपकी जिज्ञासाएं आपके अंदर हैं। ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं थी जो पूरी ही नहीं होती थी। लेकिन आज बच्चों के पास एक डिवाइस है जिससे वो अपनी जिज्ञासाएं पूरी करते हैं, उनके आसपास का एक अलग माहौल है। तो ये जनरेशन गैप को और गंभीर बना। इस बार का जो जनरेशन गैप है वो थोड़ा अलग है, या तो इसको हम इस्तेमाल करें और एक उज्जवल भविष्य की जो कल्पना है वो पूरी की जा सकती है। अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने समस्याओं के समाधान की बात की कि दूरदृष्टि, अगर आज हम किसी चीज का सही इस्तेमाल करें तो जो समस्याएं बनेगी आगे जाकर के, वो समस्याएं अभी से ही उनका समाधान बनाया जा सकता है। अगर हम किसी चीज के बारे में अवेयर हैं और हमें पता है, जैसे हम कभी कभी भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में ये घटित होगा, तो हम उसके कुछ इंतजाम कर सकते हैं अभी से। तो जैसे मैंने शादी और परिवार की बात चल रही है तो सबसे बड़ी चीज जो मैं ज्यादातर बताता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो जनरेशन गैप में कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंसी एक कारगर चीज साबित हो सकती है, जो बुजुर्गों को भी पता चलेगा कि आज के भविष्य के जो बच्चे हैं वो कैसे सोचते हैं, उनके इमोशंस कैसे हैं, वो कैसे डील कर। और जो सैंडविच प्राणी है, जो बीच का जो व्यक्ति है, वो अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता या उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आए या फिर वो कोशिश करे कि अपने आप में बदलाव की, तो इट मे बी पॉसिबिलिटीज के शायद इस जनरेशन गैप को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो चीजें बदलती हुई भी देख रहे हैं, ये बताना जरूरी है क्योंकि ऐसा हो रहा है। जैसे कि पहले भगवत गीता घरों में ही रखी रहती थी,
आज हम बच्चों को भी, टीनेज बच्चे हैं वो पढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर मैं 30 साल 15 साल पहले की बात करूं तो कहीं पे भी भगवत गीता का बात ही नहीं थी। बदलाव है और हो रहे हैं, और आज का भविष्य जो है वो इंटेलिजेंट है, वो चीजों को उसके सही रूप में देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये समय उसको बढ़ावा देने का है, ना कि उसको अपने अतीत में ले जा करके घसीट के उसको दबोचने या दबाव डालने या रोक टोक करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो जनरेशन गैप है वो अगर हमने सही तरह से इसको डील किया तो ये अच्छे भविष्य की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि आज स्थितियां ऐसी है। तो यहाँ पर ये जो जनरेशन गैप है वो इसको संभालने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज स्क्रीन का प्रभाव सबसे ज्यादा है और वहां पर कुछ कंटेंट नकारात्मक भी है, जैसा कि 75 की जो बच्चों के बारे में मैंने बात की, क्योंकि उनका जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया तो वहां से ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं जो एक गलत डायरेक्शन में लेकर के जा, जैसे कि मैं बोल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि राम और कृष्ण एक क्वेश्चन मार्क बन जाए भविष्य में, यानी कि बाकी की संस्कृतियां हमसे प्रश्न करने लगे कि राम थे से मतलब अब क्यों नहीं है। अगर आप उनको पूछते हैं तो वो आप में क्यों नहीं दिखाई देता। अगर हम बाकी के रिलीजियस की बात करें तो वहां बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। वो रिलीजियस बाद में बने, भले ही उनका अपना एक उद्देश्य है, उन्होंने खुद उसको बनाया। तो जनरेशन गैप को संभालना बहुत जरूरी है और ये आज एक बड़े रूप में देखने को मिल रहा है जो उलझन भरा है। इसमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और काउंसलर की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें कहीं कोई एक महात्मा या संत अपने उपदेश देकर के नहीं संभाल सकता। इसमें इंडिविजुअली काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत समस्याएं अलग हैं, टीन एज की समस्याएं अलग हैं, बुजुर्गों की समस्याएं अलग हैं, और जो सैंडविच प्रेमी है, जो व्यक्ति है, उसकी समस्याएं अलग है। हर किसी के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें इंडिविजुअल काउंसलिंग सबसे कारगर चीज साबित हो सकती है, क्योंकि काउंसलिंग सेशन में पहले समस्या का रूप दिखाया जाता है, फिर हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं और ये ज्यादातर कारगर सिद्ध होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कंटेक्स्ट में जब मैं पूछना चाहूँ तो फिर क्या संयुक्त परिवार, एकल परिवार की जब मैं बात करूँ तो फिर कौन सा ज्यादा हेल्पफुल है मेंटल हेल्थ वाइज दोनों की, या मैं इसको थोड़ा सा और आगे जैसे आपने बताया कि बहुत बार माता पिता पेरेंट्स जो रहते हैं बहुत बार शादीशुदा जो जोड़े रहते हैं उनके जिंदगी में बहुत बार एक थोड़ा सा एक दखल बोल लीजिए या हस्तक्षेप करते हैं, तो तब जो है इन दोनों को पति पत्नी को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए। और इसी का जब एक्सटेंडेड वर्जन बोलूं मैं, बहुत बार ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि परिवार में बहू या बेटी का जो भेदभाव है वो अभी भी उसको लिया जाता है कि हाँ बेटी है तो ये है, बहू है तो ये है। तो ये सर ये जो तीनों जो एक अहम ये है सवाल है या पॉइंटर्स हैं सर, इसके बारे में एक एक करके प्लीज बताइए। देखिए, आपका प्रश्न है संयुक्त परिवार सही है या एकल परिवार। अगर हम इतिहास में जाएं तो हम समूहों में रहते थे, कबीले में रहते थे। तो शुरू से ही हम इंसानों की जो प्रकृति है वो समूह में रहने की रही है, क्योंकि समूह में रहने से आपको सुरक्षा का एहसास होता है और हमारी भावनात्मक जरूरतें पूरी होती हैं। तो शुरू से ही जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे हम जो समूह में रहते थे तो टूटते हुए नजर आएंगे। अगर पीछे जाएं इतिहास में तो हम आज टूटते टूटते एकल परिवार पर आ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्थिति बस अनाथ हैं, अकेले रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वैसे तो हमारी जो प्रकृति है हम इंसानों की वो समूह में रहने की है। समूह में रहना सुरक्षा प्रदान करता है। पहले की स्थितियां ऐसी थी कि हमारे लिए हमारी शारीरिक जरूरत में भोजन और सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी होती थी। आज भले ही हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, तो हमारी जो तीसरी जरूरत है वो सबसे ज्यादा हावी होती नजर आ रही है, और वो है हमारी फिजिकल नीड, जिसे हम ज्यादातर टैबू की तरह देखते हैं, सेक्सुअल नीड। पहले की स्थितियां अलग थी, समूह में रहते थे, भावनात्मक जरूरतें पूरी होती थी और शारीरिक जरूरतों में खाना और सुरक्षा। लेकिन आज ये जरूरतें हमें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। आज 2 वक्त का खाना किसी को भी बड़ी आसानी से उपलब्ध है। तो हमारी जो समस्या सबसे ज्यादा आई वो आई शारीरिक जरूरतें, जिसमें की सेक्सुअल नीड। परिवार की जो संकल्पना है और शादी का जो संस्कार है उसमें पहले से ही व्यवस्थित तरीके से हमारी जरूरतों को पूरा करना शामिल है। तो परिवार और शादी हमारे लिए सहायक होते हैं हमारे जीवन के लिए, लेकिन आज ये परिवार बाधा नजर आ रहे हैं। इसके कारण
चाहे हम संयुक्त परिवारों को दे सकते हैं। हमारे जो पिछले 50 साल के जो संयुक्त परिवार, उनको परिवार को संभालना नहीं आया। हम 50 साल तक की ही बात इसलिए कर रहे हैं कि हम उसी से ही जूझ रहे हैं। हम ज्यादा पीछे जाएंगे तो सिर्फ हमें जानने के लिए जरूरी है कि परिवार की संकल्पना क्या होती है, आदर्श परिवार कौन सा था, तो उससे आप उस आदर्श परिवार को समझ करके या जान करके आप अपने परिवार को बना सकते हैं। लेकिन पिछले 50 साल में ज्यादातर परिवार बिखरते हुए नजर आए, क्योंकि वे ऐसे बुजुर्गों के हाथ में थे जिनको अपने परिवार को संभालना नहीं आता था, या उनकी स्थितियां ऐसी रहीं जिससे वो इस चीज को समझ ही नहीं पाए और जाने अनजाने उन्होंने बच्चों की परवरिश की या अपने परिवार और शादी को संभाला। तो संयुक्त परिवार की अगर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूं, 40 साल पुराने जो परिवार रहे संयुक्त, वो कैसे टूटे। आपने देखा होगा कि हर परिवार में 4 बच्चे, 4 से ज्यादा बच्चे, 1 से ज्यादा बच्चे मतलब हुआ करते थे। घर का मुखिया ऐसी स्थितियों में था कि उसके लिए उस परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा। चीजें बदल रही थी, शिक्षा का प्रसार हो रहा था, जो शिक्षित थे वे कामयाब नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि जिनकी भाषा इंग्लिश में थी वो बहुत ज्यादा कामयाब थे। मैं अपने देश की स्थिति के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि समस्या हमारे देश की है। यहाँ ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से 50 सालों में चीजें बदली। तो मान लीजिए किसी की 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, यानी कि परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था। तो वो परिवार का एक मुखिया जिसमें एक ही कमाने वाला होता था, कैसे उस परिवार का लालन पालन करता हो। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, हो सकता है कुछ कामयाब रहे शिक्षा में, कुछ बच्चों को वो पढ़ा नहीं पाया, तो परिवार टूटे। मुखिया का जो रोल था वो दूषित नजर आने लगा। हो सकता है बच्चों ने जवाब दिए डाले हों, सामाजिक दबाव रहा कि 4 बच्चों में से आपने किसी को क्या पढ़ाया, किसने क्या पढ़ाया। ये पिछले 40 साल का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो आज दिखाई दे रहा है। हमें संयुक्त परिवार देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, दादा दादी। क्या आपको पता है कि एक बड़े पुत्र के जो बच्चे होते हैं वो दादा दादी के साथ अपना बचपन बिताते हैं। तो जितने भी संयुक्त परिवार रहे 40 साल पुराने, उसमें जो बड़े पुत्र जो था वो दादा दादी के साथ रहा, उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता बन ही नहीं पाया। और देखते ही देखते आज हमने देखा कि पिता और पुत्र में बातचीत भी नहीं होती। हम जिस सैंडविच पीढ़ी की बात कर रहे हैं, वहां पर ज्यादातर पिता और पुत्र के रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं है। उनके बीच में एक गैप है, क्योंकि उनका बचपन संयुक्त परिवार में गुजरा, बुआ के साथ गुजरा, उनके अपने बुजुर्ग दादा दादी के साथ गुजरा। तो माँ बाप के साथ एक जो बॉन्डिंग बननी थी वो बन ही नहीं पाई। तो उस समय के जो माँ बाप रहे वे ज्यादातर उन्होंने आर्थिक स्थितियों पर ध्यान दिया। अगर हम 40-50 साल की बात करें तो वहां से एक संयुक्त परिवार का एक ऐसी चीज देखने को मिली जो परिवार को एक सहायता देने वाली होनी चाहिए थी, वो बाधा के रूप में आई। वहां पर परिवार में कलह कलेश, एक दूसरे के प्रति आलोचना, एक दूसरे के प्रति दोषारोपण और बहुत सारे प्रश्न मौजूद थे, जिसकी वजह से परिवार टूटते हुए नजर आए। क्योंकि हम पिछले 40 साल की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वर्तमान में जो चीज है वो पिछले 40-50 साल की ही है। हमारे परिवार इसी उम्र के हैं, यही जनरेशन गैप है जिसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिसमें जो सैंडविच पीढ़ी है वो 40 से लेके 55 के बीच की हो सकती है, जिसमें कि नए युवा जोड़े भी हो सकते हैं जो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार जो पिछले 50 सालों में जो थे उनसे ही एकल परिवार बने, और वहां से जो उन्होंने एक परिवार को देखा, इस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने परिवार चलाया, जिनके पास कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी, बस जाने अनजाने उसको चलाया। अगर मैं हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बारे में बात करूं तो वो जाने अनजाने पैदा होते हैं। कोई पहले से शादी के बारे में अवेयर नहीं है कि एक शादी को पूरी जिंदगी चलाने के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए या कैसी समझ होनी चाहिए, ये हमारे आसपास कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शायद शादियां जाने अनजाने चल रही हैं। शायद हो सकता है इसलिए आज कोई संभावना नहीं बन पा रही। जैसा कि मैंने कहा कि राम क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, क्या आज कोई ऐसी माँ मौजूद होगी जो ऐसे बच्चे को जन्म दे जो राम की तरह हो या कृष्ण की तरह हो? क्योंकि राम और कृष्ण इंसान ही थे, उन्होंने मानव जाति में ही जन्म लिया है, ये सभी जानते हैं, और वो ईश्वर बने। तो क्यों आज ऐसी संभावनाएं नहीं बन पाएंगी या बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी, तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार, संयुक्त परिवार की ही देन है एकल परिवार। लेकिन आज एकल परिवारों में बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं जो हमें बहुत देर से सुनाई पड़ती हैं या वो अखबार की न्यूज होती है। स्थिति गंभीर है। क्यों? क्योंकि आज फाइनेंशियली जो चीजें हैं वो अलग तरीके से देखने को मिल रही
रही है, शिक्षा का स्तर अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, समता का अधिकार का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। तो जो समाधान हमने अपनी भलाई के लिए बनाए थे वो उल्टे नजर आते। तो ऐसी स्थिति में ये कह पाना कि संयुक्त परिवार, एकल परिवार की जो पॉलिसी है या आगे का जो भविष्य है वो कैसा होगा, ये मुश्किल है। इसी में अगला प्रश्न आपका था, शादी के शुरुआती दिनों में ही ज्यादातर बेटी के माँ बाप का दखल अंदाजी, हस्तक्षेप। पहली चीज तो ये है कि इसे हम थोड़ा सकारात्मक रूप से देखें। इसको हस्तक्षेप कहना या दखल अंदाजी कहना गलत होगा। समस्या यहीं से आती है। एक बेटी जो अपना परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती है तो क्या आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने माँ बाप को एक ही दिन में या हफ्ते भर में भूल जाए? उसका जो लगाव उसके प्रति था, माँ बाप के प्रति, वो क्या 1 या 2 दिन में जा सकता है? शायद नहीं। क्या वो बेटी दूसरे परिवार का हिस्सा बनेगी तो क्या उन सबके साथ माँ बाप जैसा प्रेम बन सकता है? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने? तो जहां पर संभावनाएं ही नहीं है तो एक ऐसी बेटी शादी के बाद अपने माँ बाप से कनेक्ट रहेगी, जिसको दखल अंदाजी या हस्तक्षेप का नाम दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और ये ज्यादातर शादियों में देखने को मिलता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ये कहता है कि शादी के बाद भी इसके माँ बाप इंटरफेरेंस करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। तो पहले समस्या को देखो, क्या ये समस्या है? ये तो कोई समस्या ही नहीं है। ये कोई समस्या है? नहीं है। एक लड़के की जब शादी होती है तो वो अपने पूरे रोल में नहीं होता, वो पति नहीं बन पाता, और बच्चा होने के बाद भी पूरा एक पिता नहीं बन पाता। जब उसकी बेटी या उसका बच्चा उसके साथ बेटा कुछ ऐसा करता है तब वो उन चीजों तक पहुंच पाता है। तो कितना समय लगता है उसको चीज को समझने में। अगर खुद की बेटी की बात आए, अगर हम ऐसे करके सोचें इसको, तो शायद ये आसान हो कि हस्तक्षेप नहीं है, ये माँ बाप का प्रेम है। अगर वो अभी भी अपने माँ बाप से कनेक्ट है तो वो चीजें साझा करेगी। हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि पहले शादियां होती थी 300-400 किलोमीटर दूर होती थी, कोई कनेक्शन नहीं होते थे, चिट्ठी आती थी तो उसमें कोशिश होती थी कि वो सकारात्मक चीजें लिखे। अब यहाँ समस्या ये आ जाती है कि हस्तक्षेप बनता कैसे, दखलंदाजी बनती कैसे? तो हो सकता है कि आज कनेक्शंस बहुत हैं, हमारे पास साधन मौजूद, तो 2 बातें अच्छी करते हैं तो 2 एक बुरी कर देते हैं और उनका समाधान अपने माँ बाप से मांगते हैं। तो हर स्थिति में बेटी के माँ बाप उसका ही सपोर्ट करेंगे। तो ये हस्तक्षेप जाने अनजाने हैं। अगर इसको ऐसे समझेंगे तो ये हस्तक्षेप नहीं है, ये रिश्ते हैं और ये भावनाओं पर आधारित। अब एक केस इसमें मैं आपके सामने रखूंगा। ये केस थोड़ा सा विचित्र है क्योंकि इसमें एक बेटी है जिसका एक बड़ा भाई है और उनमें बहुत बड़ा प्यार है, बचपन से साथ में रहे। शादी हो गई, शादी के बाद विदा होकर के आई और उसके भाई का फोन आया और वो उससे बात करके रो रही है। उसका हस्बैंड उसे देख रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है। उसको लग रहा है कि ये आई है और रोए जा रही है। उसका भाई भी बेवकूफ है जो इसको रुला रहा है। हम इंसान कुछ ऐसे ही सोचते हैं। जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है वहां ज्यादातर पुरुष तो ऐसे ही सोचेगा, कुछ सकारात्मक विचार उसके मन में नहीं आएगा। और हो सकता है अगर ये वार्तालाप, ये रोना अगर 5 या 6 महीने तक चलता है तो वो शादियां ज्यादातर प्रभावित होती देखी गई। यहाँ पर एक पक्षकार कहता है कि अब इसकी शादी हो चुकी है, ये मेरी जिम्मेदारी। तुम कैसे भाई हो जो इसको रोज रुलाते हो? ये अटैचमेंट है, इसको समझना जरूरी है। और ज्यादातर पक्षकार ऐसे अटैचमेंट को समझ नहीं पाते हैं, ना माँ बाप इसको समझ पाते। और कहा यह जाता है कि बताइए माँ बाप बात ही तो कर रहे हैं, और दूसरा पक्षकार उसी चीज को कहता है कि हस्तक्षेप कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। और इसी बीच में कब पति पत्नी का जो रिश्ता प्रभावित होता है पता ही नहीं चलता। यानी कि 2 परिवार के जो सदस्य हैं उनका हस्तक्षेप कब दोनों पति पत्नी के रिश्ते को प्रभावित कर जाता है पता ही नहीं चलता। पिछले 40 सालों में करीब 40% जो तलाक हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से हुए। ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारा जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो पेरेंट्स के हस्तक्षेप, दखल अंदाजी को सकारात्मक रूप से लोगों के सामने रखता है, जिससे उनके बीच में जो मतभेद बनते हैं वो रिजॉल्व होते हैं और फिर से भावनाएं वैसी ही बनती हैं जैसी कि जब ये रिश्ता बना। इसी में आपका एक प्रश्न था कि हमारे समाज में ज्यादातर दामाद को बेटी की तरह लोग अपने सोच में रखते हैं कि दामाद बेटी जैसा होगा और हमारी बहू बेटी जैसी। कभी कभी ये सिर्फ कहने की बातें लगती हैं लेकिन असल जिंदगी में दिखाई ही नहीं देती। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका दामाद ही है, वो बेटा नहीं बन सकता। ना ही वैसी भावना आपके अंदर आ सकती। अगर आज हम इंसानों के अंदर ऐसी भावनाएं हो कि हमारा बेटा अभी घर के अंदर है तो बेटा है, हमारी बेटी है तो घर के अंदर बेटी है, जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो हमें मतलब नहीं होता कि ये किसी की बेटी है या किसी की बेटा है। ये एक जनरल सी बात है। हमारी भावना इतनी प्रबल और
उच्च स्तर की नहीं है कि हम हर ऐसे उम्र के बच्चे जो हमारे बेटे या बेटी की तरह हैं, हम उन्हें ऐसी ही भावना से महसूस करें। हो सकता है कोई इंसान अपनी बेटी की उम्र की लड़की के बारे में कुछ अलग तरीके से सोचता हो। ये आंतरिक अंदर की समस्याएं हैं, ये बाहर अपराधों के रूप में दिखाई देती हैं। यौन शोषण सबसे ज्यादा देखा जाता है और ये छुपा रहता है। अगर हम अपने अंदर ऐसी कोई काबिलियत होती कि जो बेटा है या बेटी है, वो जो हमारे रक्त संबंधी हैं, सिर्फ वही हमारी ये भावनाएं हैं, बाहर की दुनिया में ऐसी भावनाएं नहीं। तो बेटा और बेटी या दामाद की जो भूमिका है वो सिर्फ एक सेंटेंस है, एक सोच बना रखी है, लेकिन असल जिंदगी में ये देखने को नहीं मिली। भले ही आज इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा हो, लेकिन जब हम इन समस्याओं के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसा हो पाना अभी तो मुश्किल है। ऐसी भावनाएं, अभी मेरे पास एक केस आया जिसमें कि एक इंटरकास्ट मैरिज है, लव मैरिज है। इसमें जो बेटी है उसके पिता जब वो 6 वर्ष की थी गुजर चुके। उसकी माँ ने उसकी परवरिश की और ये परवरिश थोड़ी सी ऐसी रही जिसमें उसके मनोविज्ञान पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े और वो एक लड़के के साथ किसी के प्रेम प्रसंग में भी थी और उसने शादी की। तो उसकी माँ ने इसका विरोध किया और उन्होंने अपने ऊपर ऑयल डाल करके आत्महत्या कर ली और बेटी ने उसको बचाने की कोशिश की तो उसके दोनों हाथ भी उसमें जल गए। इसके बाद वो लड़की पूरी तरह से अकेली हुई। उसके और रिश्तेदार थे जिन्होंने उसको कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन उसका जिसके साथ अफेयर था उसने उसको अपनाया और अपने माँ बाप का सहयोग लेकर के अपना लिया। लेकिन कुछ समय तक सब चीजें सही चल रही थी, लेकिन बाद में चीजें प्रभावित होती हुई देखी गई। वैसे तो वो माँ बाप, उसके माँ बाप यही कहते थे, उसके इन-लॉज यही कहते थे कि हमने तुम्हें सपोर्ट किया है, हम दिल से तुम्हें स्वीकार किया है। लेकिन कुछ ही समय में वो चीजें ऐसी देखने को मिली कि वही माँ बाप उसको ताना दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं कि तुम्हारा तो कोई नहीं था, हमने तुम्हें अपनाया। मतलब कि एक समय पे ऐसी भावनाएं और एक समय पर ऐसी भावनाएं। हम कभी कभी, हमारा जो मनोविज्ञान है वो इतना प्रभावित है कि हम एक समय में एक जैसा सोच रहे हैं और एक ही पल में हम अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो जो अफेक्शन, लव, हमारी भावनाएं वो पूरी तरह से मजबूत नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि हर रिश्ता किसी ना किसी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। वो आवश्यकताएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो रिश्ते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किन्हीं जरूरतों को लेकर। तो बेटा बेटा दामाद या बहू या बेटी की बात करें तो ऐसी चीजें असल जिंदगी में नजर नहीं आती। मूविंग टू मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक, सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव की जब मैं बात करूं तो क्या भारतीय समाज में कपल काउंसलिंग को अभी एक टैबू के तरह ही माना जाता है? तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसे इसको अपन ओवरकम कर सकते हैं, कैसे ई दिशा इसके आपकी टीम कैसे प्रयास कर रही है? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, इसका जवाब और स्थितियों से मैं बहुत समय से गुजर रहा हूँ, क्योंकि हम काउंसलिंग को प्रमोट कर रहे हैं और 20-25 साल का जो अनुभव रहा उसमें ये निकल करके आया कि कहीं ना कहीं हमारी जो समझ है वो किसी भी विवाद का आखिरी सिद्धांत है। जहाँ कानूनी व्यवस्था, समाज, हर चीज ध्वस्त हो जाते हैं वहां हमारी समझ काम आती है। आप देखेंगे कि चाहे कितने भी रिलीजियस हों, जब कोई इंसान मर रहा होता है तो आप किसी रिलीजियस को नहीं मानते। आपको चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें जीने के लिए अगर खून चाहिए तो हम ये नहीं देखते कि कौन सा धर्म है, कौन सा रिलीजियस है। यानी कि अंतिम जो चीज है वो है जीवन। वहां जब बात आती है तो हम हर चीज को दरकिनार कर देते, और हर इंसान के जीवन में ऐसा कई बार होता है, चाहे वो सिद्धांत बना ले, चाहे वो नियम बना ले, कानून बना ले, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो हर सिद्धांत को, हर चीज को एक तरफ रख देता है। चाहे वो मानसिक गुलाम हो तो रख दे, या उसकी जरूरतें हैं तो रख दे। इसीलिए कभी कभी इंसान अपराधी भी बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति में हमारी पारिवारिक और सामाजिक जो स्थितियां होती हैं उनको उजागर करने की या साझा करने की संस्कृति नहीं रही, और ये एक आज के समय में समस्या है। पहले ये कारगर था, लेकिन आज के समय में ये कारगर नहीं। तो आज हम भविष्य में ये देख पा रहे हैं कि कोई एक संत या महात्मा अपने प्रवचन देकर के लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। आज व्यक्तिगत समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं जो इंडिविजुअली किसी काउंसलर, अनुभवी काउंसलर के साथ जुड़ करके ही रिजॉल्व की जा सकती। हर किसी के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है, हर किसी की समस्याएं अलग है, क्योंकि 50 सालों में कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे डिसबैलेंस है, सारी चीजें डिसबैलेंस, जैसे कि नेचर, स्वभाव, आदतें, जो आज के भविष्य में या जो हमारा अतीत है, जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर
बन चुकी है। जैसे कभी कभी इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट की भी बात करते हैं तो वो भी एक कारण। बेटी है तो उसकी माँ दुखी रही तो उसने पढ़ाई की और वो पैसे वाली बनी, तो उसके अलग विचार हैं। एक कम पढ़ी लिखी है तो उसके अलग विचार हैं। ऐसे ही हम पुरुषों की बात करें तो उसकी अलग अलग जरूरतें हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमारे सामने ये बात नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन की जरूरत है। आज हमारे पास इतनी सारी जानकारियां हैं, उसका प्रभाव सबके ऊपर है, तीनों जनरेशन के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो संस्था है वो व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर काम कर रही है। हमने प्रोग्राम्स बनाए, वो एक अलग बात है कि कोई मैरिज काउंसलिंग है, कपल थेरेपी है, इंडिविजुअल थेरेपी है, रिलेशनशिप थेरेपी है या काउंसलिंग्स है। सबका उद्देश्य यही है कि इंडिविजुअली मार्गदर्शन। कहने को लगता है कि काउंसलिंग जैसे कपल काउंसलिंग, लेकिन ये एक तरीके से इंडिविजुअल काउंसलिंग है। हम कभी भी किसी भी पक्षकार का शादी में कंबाइंड सेशन नहीं करते, हम समस्याओं को इंडिविजुअली सुनते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनके पुराने अनुभव काउंसलर के साथ कुछ गलत रहे। उन्होंने पहला सेशन ही कंबाइंड सेशन ली और उसमें समस्या और ज्यादा बढ़ी। फिल्म आई थी जिसमें फिल्म की शुरुआत में काउंसलर बैठा हुआ है और पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो लोगों ने काउंसलिंग के बारे में कुछ गलत जानकारियां भी उनके पास उपलब्ध। दूसरा सामाजिक कारण, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई जजेस है, तो वो अपनी पारिवारिक समस्याओं के लिए कहीं क्यों किसी के पास जाएगा। अगर कोई जज है और वो दिन भर इतने आदेश देता है तो वो अपने लिए क्यों जाएगा। एक कर्नल है, वो इतने जवानों के साथ डील करता है तो वो अपनी पत्नी के साथ डील करने के लिए किसी काउंसलर के पास क्यों जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले 7-8 सालों में इस काउंसलिंग के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि प्रोफेशनली हमने कितना पैसा कमाया, तो इसमें सिर्फ हम लोगों को अवेयर ही कर पा रहे हैं। ये कोई व्यापारिक रूप से ज्यादा प्रॉफिट देने वाला व्यापार शायद ना बन पाए, क्योंकि इसमें देना होता है, आपको किसी के साथ कनेक्ट होना हो। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मार्गदर्शन, इंडिविजुअली मार्गदर्शन किसी को उसको आत्मबोध की तरफ लेकर के जाओ, क्योंकि जो समस्या में है वो खुद को जान ही नहीं पाया। और मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि हमारे बच्चों में या हमारे बुजुर्गों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता मौजूद ही नहीं है। तो जो समस्या है हम उसे अलग तरीके से देखते हैं। तो हमारा जो मार्गदर्शन है वो व्यक्तिगत स्तर पर है और ये खुद से शुरू होता है, इसीलिए इसके परिणाम ज्यादातर सक्सेस ही होते हैं। पारिवारिक समस्याओं में, शारीरिक समस्याओं में कहीं ना कहीं हर पक्षकार दूसरे को ही बदलना चाहता है, दूसरे को ही दोषी ठहराता है, जबकि समाधान व्यक्तिगत स्तर पर है। तो काउंसलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिविजुअली है, ये आत्मबोध की तरफ लेके जाता है, जीवन को एक नई दिशा देता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से किससे मार्गदर्शन ले रहे हैं। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन में 2 ही सेशन ले सकते। आप किसी के साथ आपको कनेक्ट होना है, आपको किसी की समस्या को समझना है, उसके इमोशंस को समझना है, तब जाकर के कोई एक काउंसलिंग सेशन एक सफल सेशन जैसे रिजल्ट देता है। अब मान करके चलिए देश की स्थिति ये है कि यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए या काउंसलिंग थेरेपी के लिए एक टैबू की तरह इस चीज को देखा जाता है। अगर आप एक उच्च पद पर हैं तो आप क्यों किसी के पास जाएंगे और क्यों आप अपनी ऐसी बातें साझा करेंगे जो उसने कभी किसी से नहीं की। तो अभी ज्यादातर जो हमारे क्लाइंट आते हैं तो ज्यादातर देखा गया है कि एक तरफ पत्नियां हैं जो काउंसलिंग और थेरेपी में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन हस्बैंड जो है, इंडियन हस्बैंड जो है, वो 1 या 2 सेशन में लेफ्ट कर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी है जहां पर सिर्फ पत्नियां ही पार्टिसिपेट कर रही हैं और पति नहीं कर रहे। कहने का मतलब है शामिल भी हैं तो मन से नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एक काउंसलर हूं और मेरे सामने मेरा जो क्लाइंट है वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, हो सकता है वो मेरी बहुत सारी चीजों से सहमत ना हो, वहां पर उसके स्तर तक जाना होता है। काउंसलिंग सेशन में सामने जो आपका क्लाइंट है उसकी जो मनोवैज्ञानिक जो क्षमता है, उसका जो स्तर है, वहां तक जाकर के उसको समझाना होता है। इसके लिए व्यवहारिक साइंस जो है, मनोविज्ञान का जो शिक्षा है और आपका जो अनुभव रहा समस्याओं के साथ काम करने का, वो ही सहायक बनता है। अगर मैं बात करूं तो लोगों ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए किस तरीके से काम किया पिछले 40-50 साल, तो शायद काउंसलिंग या थेरेपी का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं। तो पिछले 5 साल में कुछ स्थितियां बदल रही है। हमारा जो संस्था है वो लोगों को अवेयर करने पे काम कर रहा है, लोगों के सामने अलग अलग कंटेंट के रूप में, मोटिवेट करने के रूप में, शिक्षित करने के रूप में क्यों ऐसे कंटेंट सामने दे रहा है जिससे कि वो इसका हिस्सा बने, जिसमें कि हमारी टीम जो है जिसके पास अनुभव नहीं है उनको प्रशिक्षण देना कि रिश्ते और शादियों पर किस तरीके से
काम करना जरूरी है, खास करके भारत जैसे देश में जहां पर कि शादी की समस्याओं को छुपाया जाता है या फिर करीबी दोस्तों से ही साझा किया जाता है, जिनको कि इसके बारे में कोई एक्सपर्टाइज भी नहीं है। तो पहली चुनौती हमारे पास है ऐसे काउंसलर को प्रशिक्षित करना, क्योंकि हमारे कहीं आसपास ऐसी आवश्यकताएं नहीं थी, ना लोगों को लगी, जिससे ऐसे साधन बनाए जाएं, जिससे कि कोई एजुकेशन बनाई जाए, जिससे कि शादी और परिवार को संभाला जाए। क्योंकि किसी ना किसी रूप में अगर हम देखें तो परिवार सहायक होते हैं, मददगार होते हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये बाधा के रूप में नजर आ रहे हैं। तो काउंसलिंग थेरेपी अभी इंडिया के लिए तो थोड़ा सा टैबू की तरह है, लेकिन फिर भी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कंटेंट लोगों के सामने आए, या फिर हमारी जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा रिप्लाई हमारे पास नहीं आया है। अभी इसमें बहुत चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है। अब आप सोच करके देखिए 20 साल पहले किस तरीके से हम परिवारों को या शादी को बचाया करते होंगे। आज तो फिर भी थेरेपिस्ट हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर वे में उन्होंने वेस्टर्न साइकोलॉजी को पढ़ा है, और डील हमें इंडियंस के साथ करना है, तो थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे प्रशिक्षण है, अवेयरनेस है, और लोगों का अगर इसके प्रति रुझान बढ़े, कनेक्ट हों, तो शायद हम इसमें पूरी तरह से जल्द ही सफल हो पाएंगे। तो काउंसलिंग थेरेपी हमारे देश में अभी टैबू की तरह ही देखी जाती है, और अगर इसमें उच्च पद पर बड़े बैठे हुए लोग इसको प्रमोट करें, जैसे मैं यूएसए की बात करूं तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आई और उनकी वाइफ ने एक अपना रिव्यू दिया था काउंसलिंग थेरेपी के लिए, और उन्होंने लोगों की अवेयर को बढ़ाने के लिए ये चीजें की और लोग उसका हिस्सा बने। आज अगर हमारे देश में भी कुछ चीजें ऐसी हों, खास करके वे संस्थाएं और ऐसे लोग जो ऐसे समाधान, ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारी कानूनी प्रक्रियाओं में जो कई सालों से अपना अनुभव दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर वो इसको प्रमोट करते हैं तो ये बहुत तेजी के साथ होगा। अगर एक वकील ये कह रहा है कि तलाक जैसी स्थिति को संभाला जा सकता है, तो शायद ये लोगों को पहले कंफ्यूजन पैदा करेगा, लेकिन क्योंकि हमारे जहन में ये शब्द नहीं आता कि तलाक जैसी स्थिति को भी संभाला जा सकता है, टूटते हुए रिश्ते को भी बचाया जा सकता है। ये एक नया विचार है और ये लोगों तक जाएगा तो वो इसका हिस्सा बनेंगे। अगर पारिवारिक न्यायालय जैसी संस्था हमने बनाई और लोग उसका हिस्सा बने, तो इसका भी हिस्सा बनेंगे। जैसे समाधान हम लोगों को देंगे, लोग उसका हिस्सा बनेंगे। देखना यह है कि हम किस तरफ मुड़ते हैं, हम कैसी तकनीकें या ऐसे साधन बनाते हैं जो भविष्य में कारगर, ना कि उनका दुरुपयोग हो। तो कानून का दुरुपयोग जारी है, और जब ऐसी चीज बीच में होगी ही नहीं तो समाधान देखने को मिलेंगे। आज काफी लोग हैं जो ये कहते हैं कि न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आता। ये विचार ऐसी व्यवस्था पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। वाकई पिछले 50 सालों में हमने जो साधन बनाए हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर हमारी कानूनी व्यवस्था हो, न्यायिक प्रक्रिया हो, समस्याएं तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तो काउंसलिंग थेरेपी बहुत इफेक्टिव और प्रभावित चीज है, जो वो चीजें कर सकती है, जैसे कि हमारे यहाँ अपराधी जो लोग होते हैं उनको एक सजा का प्रावधान है, और सजा का जो प्रावधान है उसके पीछे एक उद्देश्य है। जो अपराधी होगा वो सजा काटेगा और फिर से एक सामाजिक जीवन जिएगा, ये उद्देश्य है। लेकिन हम अपने आसपास ये देख रहे हैं कि एक अपराधी सजा काट करके एक बड़ा अपराधी बन रहा है, वो समाज में पुनः स्थापित नहीं हो रहा। यानी कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में अपराध बनाए गए, अपराध ही कैसे होंगे वो बनाए गए, और उनको सजा कैसी मिलेगी ये बनाए गए, और हर चीज का उद्देश्य यही है, मानव कल्याण। सजा का प्रावधान इसीलिए है कि एक आपराधिक व्यक्ति सजा काट करके समाज में फिर से पुनर्स्थापित, लेकिन ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें कागजों में है, जैसे कि बाल सुधारालय है, वहां पे भी काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन की सुविधाएं और इनकी तरफ ध्यान दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। जेल में जो कैदी हैं उनके जीवन में कुछ बदलाव आए, उनके सामाजिक जीवन में कुछ बदलाव आए, तो वहां ये कितना इस्तेमाल किया जा रहा है मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन। हालांकि ये कागजों में है, हमें नहीं पता, लेकिन कहीं पर भी ऐसा बदलाव नजर नहीं आ रहा जिससे कि ये कहा जाए कि समाज सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा है। हर तरफ ज्यादातर समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार इस बार काम कर रही है, रोज नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, तो एक उम्मीद मिलती है कि हाँ,
देश में कुछ सकारात्मक चीजें चल रही है। तो ऐसा जब लग रहा होता है तो हमें भी एक मजबूती मिलती है कि हाँ, देश में एक बदलाव इस वजह से भी है। इस देश का जो प्रधान है वो कुछ आध्यात्मिकता का अंश है उसके अंदर। वो हमारे देश की संस्कृति को साथ में लेकर के चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इस देश की जो जड़ें, जो मूलभूत जो जड़ें समस्याएं हैं, उनको लेकर के वो समस्याओं के समाधान कर रहा है। वो लोगों के साथ कनेक्ट है, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। तो ये चीजें हमें मजबूती प्रदान कर रही है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो हम तो यही चाहते हैं कि आगे काउंसलिंग और थेरेपी व्यक्तिगत स्तर पर हर किसी का सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन कर। ये हमारी संस्था की ई दिशा फाउंडेशन की थीम है कि हर स्थिति में हमें अपने क्लाइंट के साथ ईमानदारी दिखाते हुए एक सकारात्मक मार्गदर्शन देना होता है, जो उसके जीवन में एक नया डायरेक्शन लेकर के आए। और ये हमने होते हुए देखा। हम समस्याओं को, उनकी निजी समस्याओं को एक तरफ रखते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर उस व्यक्ति को देखते हैं कि उसका मनोविज्ञान उसकी बाहरी स्थितियों की देन है। इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, जाने अनजाने ही उसने समस्याओं का जो समाधान है वो गलत तरीके से सीख लिया और वो अपनी समस्याओं का समाधान ऐसे ही करता है। जैसे कि पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं, जहां तलाक जैसी स्थिति होती है, वहां पर 3 चीजें कॉमन देखने को मिलती है। जैसे कि बार बार तलाक की धमकी देना, छोड़कर जाने की धमकी देना, तीसरी है सुसाइड की धमकी देना। यानी कि समस्याएं चल रही हैं, समाधान डराने वाला है। ये समाधान है एक पत्नी का, एक पति का। जब समस्याएं चल रही होती हैं तो वो ऐसे ही समाधान निकालता है। और लास्ट होता है मरने की धमकी, मतलब कि उसके पास सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट है सुसाइड की धमकी और चीजें सामान्य हो जाती है कुछ समय के। फिर 15 दिन बाद फिर धमकी, चीजें सामान्य हो जाती है। ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जिनका ड्राफ्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें ये चीजें मिलेंगी। या तो पत्नी अपने पति पर दोषारोपण कर रही होती है, या पत्नी अपने पति पर दोषारोपण कर रही होती है, या पति कर रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि तलाक जैसी स्थितियां और उसमें डील करने का तरीका, यानी कि समस्या के समाधान का जो तरीका है, हम इंडियंस का उल्टा हो चुका है। जब हम संस्कारों से विपरीत दिशा में बहेंगे तो समस्या का समाधान भी विपरीत ही हो। हमारी संस्कृति हमारे बुजुर्गों की देन है और जो संस्कृति बनती है वो समस्याओं के आधार पर ही बनती। तो जो परिवार की संकल्पना है, शादी की जो संकल्पना है, वो कहीं ना कहीं समस्याओं की देन थी। अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें तो महिलाएं अपना जीवन कैसे बिताती होंगी। अगर हम जानवरों की बात करें तो एक कुत्ता एक सीजन में संभोग करता है और जो फीमेल डॉग होता है वो बच्चे को जन्म देती है, कुछ समय तक साथ रहते हैं और वो कुत्ते की मौत मरते हैं, जो सबसे बुरा माना जाता है। तो हम इंसान हैं, हमारे पास एक बुद्धि थी, तो हमने अपनी भलाई के लिए कुछ चीजें बनाई। तो उस समय की जब स्थिति हुआ करती होगी तो स्त्री के साथ क्या क्या होता होगा। तो इंटेलिजेंसी थी, तो हमने परिवार कॉन्सेप्ट बनाया, शादी बनाया। और आज स्थिति फिर से कुछ ऐसी देखने को मिलती है। जैसे कि पश्चिमी संस्कृति में आज वहां के लोग बताते हैं कि एक अधेड़ उम्र की महिला शाम के वक्त किसी का इंतजार कर रही होती है जो अनन्योन होता है। उसे अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। ये पश्चिमी संस्कृति में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है और ऐसा ही कुछ आज हमारे देश में भी चल रहा है। अंदर की अगर बात करेंगे तो उस पर भी बात की जा सकती है, क्योंकि समस्याएं सबसे पहले वकील के पास आती है। जैसे बीमारी डॉक्टर के पास आती है तो समस्याएं लेकर के इंसान पहले वकील के पास आता है। और अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समस्याएं ऐसी हैं जो बैठ करके काउंसलिंग के थ्रू सुलझाई जा सकती। तो यहाँ पर मैं काउंसलिंग और थेरेपी की प्रमोट की करने की ही बात करूंगा। ये व्यापारिक स्तर पे कम है, भावनाओं के स्तर पर ज्यादा है, जिसमें देश के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, इसके अलावा सबसे बड़ा कारण है कि जाने अनजाने हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। ये जाने अनजाने हो रहा है। 100 सालों में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, जैसा कि मैंने बोला कि जब जीवन पे संकट आए तो हम रिलीजियस नहीं थे। तो कुछ ऐसी चीजें भी थी, जब जीवन आपका संकट में हो तो आप हर चीज को अपना लेते। जो हिंदू थे वो मुसलमान हो गए, स्थिति बस हुआ। आज हमारे देश की संस्कृति में बहुत सारी चीजें इसीलिए देखने को मिलती हैं कि वो हमारी स्थितियां। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मार्गदर्शन है वो निष्पक्ष है, वो पूर्वाग्रहों से अलग है। इसीलिए वो हर व्यक्ति में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। खास करके किशोरा अवस्था की मैं बात करूं, क्योंकि किशोरा अवस्था को अगर संभाला जाए तो एक भविष्य अच्छा बन करके तैयार होता है। आप चाहे राम को देखें चाहे कृष्ण को देखें, उनकी जो किशोरा अवस्था थी वो किसी एक ऐसे गुरु के साथ ऐसे मार्गदर्शन में गुजरी जिसमें उन्होंने एक उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण की, चाहे वो सांसारिक जीवन की शिक्षा हो या फिर आध्यात्मिक जीवन की, तभी शायद वो राम बन पाए। तो शिक्षा, तो राम की अगर हम बात करें, कृष्ण की बात करें, तो वहां शिक्षा ही थी। उनका अपना एक जीवन था जहां पर उन्होंने ऐसी शिक्षाएं ली और उनके गुरु
अद्भुत थे, तो शायद वो राम बन पाए। लेकिन माँ बाप का तो शायद मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई योगदान रहा हो। राम के पिता दशरथ, 3 पत्नियां, और कहीं दूर जाके उन्होंने एजुकेशन ली, तो शायद हो सकता है कि इसमें माँ बाप का योगदान कम था, बल्कि उनकी शिक्षा का योगदान था। अगर कृष्ण की बात करें तो उनके माँ बाप नहीं थे, उनका जीवन अलग तरीके से था, यानी कि समस्याओं में था। तो असल में देखा जाए तो आज के जीवन में भी जब समस्याएं आती हैं तब शायद लोग एक सही डायरेक्शन में जाते। अगर आप बुद्धिज्म की बात करेंगे तो वहां पे भी ये था, जब बुद्ध ने देखा कि जीवन में तो समस्याएं होती हैं, तो आप देखिए जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो वो एक सही समय होता है आत्मबोध का। अगर आपकी स्थिति बहुत कंफर्ट जोन में है तो आप में आत्मबोध नहीं आएगा। समस्या आएगी जब उलझेंगे, कंफ्यूजन में आएंगे, तब एक बदलाव आ सकता है। तो आज तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है लोगों के साथ, यानी कि एक बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है अगर हम इसको सकारात्मक रूप से लें, क्योंकि आप समस्या में होते हैं तो एक बदलाव आप में आ सकता है, या फिर आप मानसिक बीमारी में पीड़ित हो सकते हैं। समस्याओं में 2 चीजें होंगी। अगर कोई समस्या से निकलता है तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा व्यक्तिगत स्तर, और अगर समस्या का हल नहीं निकला तो मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा, जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं। तो जब समस्याएं आती है तभी मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, और अगर आपके पास एक अनुभवी काउंसलर है तो शायद वो आपकी मानसिक स्थिति को बदल दे, आपके मानसिक विकार को बदल दे, और एक सकारात्मक दिशा की तरफ लेकर के जाए। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि हम बार बार कहते हैं मेडिटेशन करो, ये हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। योगा कर लो, ये हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। आप सुबह सुबह हल्दी खा लो, ये हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। आप सुबह सुबह सफेद कद्दू का जूस पी लो, काम नहीं करेगा। सुबह सुबह घंटी बजाओ, आरती उतारो, प्रेयर करो, ये हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। हर किसी के लिए कोई एक सटीक फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई पति पत्नी के लड़ाई झगड़े हैं और कोई उनको सुझाव देता है कि मेडिटेशन करो, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसकी जगह अगर आप ये बोलेंगे कि ध्यान करो, तो भी सटीक नहीं बैठता। अगर आप समस्याओं में हैं तो ध्यान कहाँ लगेगा, आपके पहले से ही मेंटल हेल्थ इश्यूज है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? इसी चीज के लिए ये काउंसलिंग सेशन है, व्यक्तिगत स्तर पहले जानना और उसी के हिसाब से फिर सॉल्यूशन, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो हम इस चीज को प्रमोट करेंगे और इसके लिए हम सभी से निवेदन करेंगे इस चीज को समझें, चाहे आप बड़े पद पर हैं, चाहे आप छोटे पद पर हैं, संघर्ष में सभी हैं। हमें अच्छा लगता है जब एक 15 साल का बच्चा कॉल करके हमसे अपनी समस्याओं के बारे में चीजें साझा कर, क्योंकि वो अपने माँ बाप की या अपने पारिवारिक स्थिति की बात किसी से नहीं कर पाता, और करता भी है तो वहां से कोई समाधान नहीं निकलता। अगर 16 साल का बच्चा किससे साझा करेगा? अपनी उम्र के बच्चे के साथ वो साझा करेगा तो वो उसको क्या राय दे? तो यहाँ का जो किशोरावस्था है वो राम की तरह नहीं है, उसके आसपास ऐसा माहौल नहीं, तो उसका भविष्य प्रभावित होगा, और वही चीज आज देखने को मिल रही है। जैसा आपने समाधान बताया, मार्गदर्शन के बारे में बताया, सर एक कनेक्टेड और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे अच्छे रील्स भी आ रही हैं, डिटेल्स वीडियोस भी आ रहे हैं, बट इसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी आजकल देखने को मिलती है। सर इसके बारे में बताइए। और जैसा आपने बताया, रिश्तों में कम्युनिकेशन, संवाद बहुत जरूरी है। तो जहां संवाद ही टूट जाए, जहां कम्युनिकेशन ही टूट जाए, तो वहां कैसे पहला कदम लेना चाहिए, या आप कैसे इसका कैसे समाधान करते हैं? सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, पहले तो आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो बताया गया, पहले तो इस चीज को समझिए कि क्या हमारे देश में रिश्ते या परिवार में कोई समस्या आती थी तो क्या हम किसी से सलाह लेते थे? अगर कोई बीमारी होती थी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दवाई देता है और कुछ परहेज भी देता है। लेकिन शादी में या परिवार में कोई समस्या आती थी तो हम कहीं जाते थे? नहीं जाते थे। ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार और दोस्तों से हम बात करते थे। तो असल में देखा जाए तो एक्सपर्ट तो कोई नहीं है देश में, क्योंकि इस पर किसी ने काम नहीं किया। लोगों की राय हो सकती है, अपनी खुद की भावनाएं हो सकती हैं, उनका अपना निजी जीवन हो सकता है, उसके आधार पर वो सलाह मशवरा दे रहे हैं या अपनी भावनाएं साझा कर, वो एक्सपर्टाइज नहीं है। अब बात ये करते हैं कि जब एक्सपर्टाइज ही नहीं है, ना लोगों को काम करने का मौका मिला, तो जो सलाह या मशवरा दिया जा रहा है वो हर किसी के लिए कारगर नहीं है। जैसे मैंने बोला कि हर किसी की समस्याएं अलग अलग हैं, तो फॉर्मूला एक नहीं हो सकता। किसी ने बोला कि अगर आपका पार्टनर कम बोलता है तो आप उसको बात करो, उससे कम्युनिकेशन बढ़ाओ। बचपन से उसकी आदत बन चुकी है, एक छोटी सी सलाह आपकी काम नहीं करेगी। बच्चे में एक कोई गाली देने की आदत पड़ गई, बड़ा होकर के अगर वो पत्नी को गाली दे रहा है तो क्या एक दिन में सुधर जाएगा? कम्युनिकेशन तो इंडिया का ऐसा ही है, गुस्सा आती 2-4 गालियां तो आ जाती हैं,
है, सच है। तो एक लाइन में किसी के लिए कोई बात कह देना ये हर किसी के लिए सही नहीं है। पिछले दिनों मेरे भी क्लाइंट्स हैं जो रील्स भेजते हैं, जैसे कि एक डिस्प्यूट था जिसमें कि उनको लगता था कि मेरा पति मेरा इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ उसको सेक्स की जरूरत होती है और किन्हीं चीजों पे ध्यान नहीं देता। अब इंडियन कल्चर है, सुबह 10 बजे जाता है, रात को थका आ रहा आता है 8 बजे, आपके बीच सिर्फ डिनर करता है और उसके बाद अपनी दूसरी आवश्यकता है वो पूरी करता है। अब इस चीज को कोई पर्सन कैसे भी सोच सकता है? अगर पत्नी के अंदर दिमाग में कोई चीजें बनी हुई हैं उसके कैरेक्टर को लेके जो गलत जजमेंट बना हुआ है, तो वो इसी तरीके से सोचेगा। 10 में से 5 केस ऐसे होते हैं जिसमें कि पत्नियां ये कहती हुई नजर आती हैं कि मेरा तो इस्तेमाल हो रहा है, इससे अच्छा तो ऐसे तो प्रोस्टिट्यूट भी ऐसी होती है, बस ध्यान रख रहा है, मेरा पैसा दे देता है, कपड़े पहना देता है और शाम को बस इसके पास एक ही काम है। अब ऐसी सोच, ये अंदर की बात, ये लोगों के पास आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि पता तो चले कि हम कितना अच्छा सोचते हैं, हमारी बुद्धि कितनी अच्छी है। हाँ, जब आप समस्याओं पे काम करते हैं तो समस्या तो सुनते हैं ना। एक यही कह रहा होता है और एक कह रहा होता है कि सर मेरे पे शक करती है बहुत ज्यादा, जबकि मैं तो सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करता हूँ और शाम को जब ये वक्त आता है तो मुझसे दूर भी हो जाती है और बोलती है कि तुम जिसके साथ हो इन्वॉल्व हो उसके साथ रहो। 10 में से 8 ऐसे केस हैं जिसमें कि पति बेकसूर होता है, दोषी नहीं होता है और वो मानसिक रूप से इसको प्रताड़ना के रूप में झेल रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो दयनीय स्थिति है, सुसाइड होते हैं। क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ऐसी चीजें आ गई हैं, हमारा डीलिंग करने का तरीका ऐसा आ गया है कि चीजें बिगड़ती हुई नजर आ रही। तो सोशल मीडिया पर जो चीजें दिखाई जा रही हैं या सलाह दी जा रही है वो अपने अनुभव के हिसाब से कुछ चीजें हैं जो हर किसी पे सटीक नहीं बैठ। कुल मिलाकर के बात ये भी आती है कि ऐसी कोई हमारे आसपास ऐसे साधन नहीं थे जिससे हम विश्वास करें कि कोई एक फॉर्मूला सटीक होगा। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हर किसी की सलाह को या अनुभव को खारिज कर सकते हैं और इसका एक नकारात्मक भी प्रभाव हो सकता है। जैसे कि आम सलाह, जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी, आम सलाह जैसे कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है, सुधर नहीं रहा, तो ज्यादा माँ बाप कहते हैं शादी करो। तो जरूरी नहीं है 10 में से हो सकता है 1 या 2 केस में ऐसा वो सुधर जाए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी रील्स के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकती। अब मान करके चलिए उस रील में जो कि पत्नी जैसे ये बोल रही है कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं से सुना होगा कि अगर आपका पति आप पर ध्यान नहीं दे रहा है और वो सिर्फ आता है और अपनी जरूरत पूरी करता है तो ये सफल शादी नहीं है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी महिलाएं, हर महिलाएं, हर शादी में सेक्स होता है, क्या पता कुछ महिलाओं पर ऐसा नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इस बात को मान लिया। हर जगह पे किसी ना किसी को दोष देता हुआ नजर आता है कि अगर आपका पति ऐसा है तो ऐसा कर रहा होगा, अगर आपकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है तो ये साइन है। क्यों दिमाग लगा रहे हो? कोई इतना सोच भी नहीं रहा है, उधर दिमाग जा रहा है। नकारात्मक संदेश है ये। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, मैं हमेशा कहीं ना कहीं आपके सामने कानून लाके रखूंगा। हमारी जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो समस्याएं चल रही हैं वो शायद इसी वजह से चल रही है। तो नकारात्मक चीजें जो कभी कभी पॉजिटिव सी लगती हैं वो हमें बाद में नजर आती। तो आज मैं आपसे यही बात कर रहा था कि आज हमारे पास सूचनाएं बहुत, जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, और इस फील्ड में खास करके फैमिली एंड रिलेशनशिप और मैरिज, यहाँ पर कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, कोई एक सटीक चीज नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने इन चीजों पे काम किया, जिनके पास अनुभव है, वहां ये कह सकते हैं कि आपको एक सही समाधान में। एक डॉक्टर है जिसने एक पर्टिकुलर किसी बीमारी पे 20 साल काम किया हो तो वो एक एक्सपर्ट होता है। कोई भी किसी फील्ड में एक अनुभव के बाद एक्सपर्ट होता है, उसको उस गिनती में माना जा सकता है। हमारे देश में भी काउंसलिंग थेरेपी भी 4 या 5 साल से है, हम उसको एक्सपर्ट नहीं कह सकते। एक्सपर्ट वही होता है जिसके पास एक लंबे अरसे से कोई अनुभव। तो अभी जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि शायद ये नकारात्मक रूप से सामने आ रही हैं और मैं अपने कार्य क्षेत्र पर इनको देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम को परिभाषित कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये भी एक समस्या बना हुआ है पति पत्नी के रिश्ते में। असल जिंदगी में जो प्रेम है उसकी परिभाषा देना हर किसी के लिए मुश्किल है। हर कोई प्रेम को अलग तरीके से देखता है, बच्चा अलग तरीके से देखता है, एक पिता अलग तरीके से देखता है, पत्नी अलग तरीके से देखती है, बुजुर्ग माँ बाप अलग तरीके से देखते। हर किसी के लिए प्रेम की परिभाषा अलग हो सकती है। कोई अगर इसको एक लाइन में अलग से कोई परिभाषित कर रहा है तो इसका पूरे देश पर प्रभाव है। तो सोशल मीडिया के बारे में यही है। तो जब समस्याएं बढ़ रही होती हैं तो ज्यादातर पति पत्नियों के बीच में कम्युनिकेशन कम होता नजर आता है। देखिए, ये चुप्पी जाने अनजाने हैं, ये उनके समाधान है। शुरू में अगर एक कोई एक्सट्रोवर्ट है तो वो बोलेगा ही बोलेगा। 3-4 महीने के बाद उसको ऐसा लगता है कि यार बोलना बेवकूफी है, तब ये चुप्पी आती है।
ये सॉल्यूशन है। कई समय या समस्या बढ़ जाती है तब इस तरीके की चुप्पी देखने को मिली। हाँ, सही समझ की बात करें तो क्या वो अपने पार्टनर को समझ पाया तो शायद चुप्पी नहीं होती, रिश्ता आगे बढ़। तो समस्याएं जो हैं वो सॉल्यूशन की तरह हैं पति पत्नी के बीच में, जिन्हें हम समस्या मान रहे हैं। एक है चुप हो जाता है, एक है ज्यादा बोलता है, एक समझाने की कोशिश कर रहा है, एक समझ नहीं पा रहा है, एक बदलने की बात कर रहा है, एक बदल नहीं रहा है। ये उनके अपने सॉल्यूशन है कि वो ज्यादा बोलता है तो कम बोला करो, तुम बोलते नहीं हो तो कम से कम कभी कभी तो एक्सप्रेस किया करो। अब इसको क्या समस्या बना लिया, अगर कोई पति ही कम बोलता है तो पत्नियां बोलती हैं स्टैंड नहीं लेता, मुझे प्रायोरिटी नहीं देता। वाह, एक सबसे बड़ी कॉमन इश्यू। अगर पति कम बोलता है, इंट्रोवर्ट है, तो वो उसके लिए स्टैंड नहीं लेता, क्योंकि हम व्यवहार को अहमियत देते। हमारा जो प्रेम है वो अगर व्यवहार में दिखाई नहीं दे रहा है तो हम गलत जज कर। ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट है वो प्यार नहीं करता, बस वो जता नहीं रहा, अपने शब्दों में नहीं बोल पा रहा, शायराना अंदाज नहीं है उसका। जो स्क्रीन पे देखा, हमने प्रेम की बात की थी, वहां इश्क और मोहब्बत ये ज्यादा आगे हमारे यहाँ, तो वहां पर व्यवहार दिखाया गया। स्क्रीन एक लड़की को इम्प्रेस करना है तो कैसे करना है, अपनी पत्नी को कैसे मनाना है, क्या है, तो कुछ चीजें बदली, प्रेम की परिभाषा ही बदल गई, तो प्रेम को देखने का नजरिया भी बदल गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये समस्याओं के समाधान थे हमारे इंडियन जो हस्बैंड और वाइफ हैं, ये उनके सॉल्यूशंस हैं। जब आप समस्याओं पे काम करते हैं तो आपके सामने ये चीजें आएंगी। हमने 18 साल में देखा कि आप चुप क्यों हैं, आप बोलते क्यों नहीं, कि सर मैं बहुत बोलती थी पहले और मेरा बोलना ही और ज्यादा समस्या बढ़ा तो मैं चुप हो गई, ये तो समझता ही नहीं है, तो अब मैं कितना बोलूं, 2 साल से बोल रही हूँ, 3 साल हो गए, अब शादी तो हो चुकी है, तोड़ना तो मुश्किल है, तो अब क्यों सोचा, आज 15 साल शादी को हो गए। तो वो कहते हैं कि बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि अगर बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है तो इसका और भी कोई समाधान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप समस्याओं के साथ काम करते हैं तो आपके पास उन समस्याओं के ठोस मजबूत उसके रूट कॉज मौजूद होते हैं। जब आप काम, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको उस इंजीनियर को हर टेक्निकल चीज के बारे में जानकारी होती है कि एक व्हीकल है, उसका फ्यूल, उसकी मशीनरी कैसे काम करेगी। ऐसे ही कोई फैमिली काउंसलर है या थेरेपिस्ट है तो उसको हर वो चीज के बारे में पता होता है जहां पर वो चीजें समस्याओं के रूप में आ रही। तो अगर मैं आपको बस इतना ही कहूं कि शुरुआती दौर में जो चीजें होती हैं वो पक्षकारों के, पति पत्नी के बनाए हुए अपने सॉल्यूशन हैं, जिसमें तलाक की धमकी भी है, सुसाइड की भी धमकी है, तो ऐसे अपने रिश्ते को वो धकेल रहे होते हैं। और जब ज्यादा स्थितियां बिगड़ती हैं तो तलाक का निर्णय ले। और अगर वो किसी ऐसे वकील के पास आते हैं जो इस फील्ड में पहले से काम कर रहा है तो उसके लिए आसान होता है तलाक की स्थिति को बहाल करना, उस समस्या के बारे में सही जानकारी देना, जागरूक कर। तो जब किसी शादी को 17 साल हो जाते हैं तो वहां पर हमारा जो समाधान होता है सबसे पहला वो होता है समस्या के बारे में जागरूक कर। ज्यादातर पति पत्नी अपने हिसाब से अपनी समस्या को देख लेते हैं और उसी हिसाब से डील करते हैं। तो पहला सेशन हमारा इसी बात का होता है जिसमें कि हम पहले समस्या को जो उसके हिसाब से है, उसके मनोविज्ञान के हिसाब से देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ उसने किस तरीके से चीजें की। तो पता चलता है कि उसने अपने आसपास से चीजों को सीखा या अपने बुजुर्गों से कुछ चीजें सीखी, उसी तरीके से वो अपने पार्टनर के साथ डील कर, जिसे वो अपने प्रयास बोलते हैं, समाधान बोलते हैं। लेकिन यही समाधान, यही प्रयास उल्टे साबित हो। तो सही समाधान क्या होंगे क्या नहीं वो हम आगे कभी अगले पॉडकास्ट में, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझेंगे, तरीके से समझेंगे तो शायद ये समझ में आएंगे। तो ये लंबा चलने वाला है, प्रश्न भले ही रिपीट हो सकते हैं लेकिन हर समस्या का रूप अलग अलग पॉडकास्ट में आपको अलग अलग मिलेगा, जो बेसिक कारण है, जो जड़ें हैं। तो सर ने आज बहुत सारे इंसाइट्स बताए, बहुत सारे तरीके बताए एंड मोर फोकस जो था सर का रिलेशनशिप के बारे में बताया, हाउ दे हेल्प, हाउ देयर टीम हेल्प, हाउ ई दिशा हेल्प्स टू फाइंड द कॉज, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, क्या समस्या है, क्या क्या उसके समाधान के लिए क्या क्या चीजें अपने को करनी रहेंगी, समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं, रूट कॉज एनालिसिस की जब मैं बात करूं तो, और कैसे खुद ही मेंटली जो समस्या है ही नहीं उनको जो है नई पीढ़ी बोल लीजिए या हस्बैंड वाइफ बोल लीजिए, उनको कैसे क्रिएट कर लेते हैं और उसका कितना सिंपल सॉल्यूशन है। सर ने आज इन सारी चीजों के बारे में बताया और समस्या की बजाय समाधान की ओर कैसे बढ़ा जाए इस पे सर का आज जोर था। और सर ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ, बहुत सारे फैमिली हो गया, इंडिविजुअल मेल फीमेल की जब मैं बात करूं, हस्बैंड वाइफ की बात करूं, इनके बारे में बताया कैसे पर्सनल लाइफ, पर्सनल बिहेवियर इफेक्ट करता है फैमिली को,
रिलेशनशिप को, इसके बारे में बताया और कैसे बचा जा सकता है उनसे, कैसे समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है। सर ने इसके बारे में बताया। तो सर रियली थैंक यू। आपने आज वैवाहिक संबंधों के बारे में, पारिवारिक संबंधों के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या रहता है, कैसे वो इफेक्ट करता है, इसके बारे में सर बताया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा सर ने बताया कि आगे भी हम लोग इसके बारे में और सॉल्यूशंस के बारे में और डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो सर, ए लॉयर एंड एन साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, इन दोनों की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर ए केस बट फॉर द लाइफ ऑफ बोथ द पार्टी, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड कैसे वो फैमिली को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे कम्युनिकेशन और एक हैप्पी फैमिली की ओर जा सकते हैं। इसके बारे में सर आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे कम करे जा सकते हैं। सो रियली सर, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट, और जिस तरीके से आपने सॉल्यूशंस भी बताया, दैट वाज रियली गुड। कनेक्ट कर पाए लोग विथ अवर हिस्ट्री, विथ अवर मैथोलॉजी, विथ अवर सिचुएशंस जो इंडिया में थी, हैं और चल रही है। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर वंस अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्रेशियस टाइम के लिए सर।